चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जल्दी बताइए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? स्टार्ट टू फिनिश चैप्टर, ठीक है? स्टार्ट टू फिनिश। चलिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आप सब जानते हैं कि जो हमारा देश है और हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस का मतलब सबूत, लिख लो हिंदी में। एविडेंस का मतलब सबूत, जल्दी लिखिए। एविडेंस का मतलब सबूत, लिखा? तो आवर जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन सबूत। सबूतों के बिना पे ही क्या दिया जाता है? फैसला दिया जाता है। इसलिए सबूत इज वेरी इंपॉर्टेंट, एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा ध्यान से सुनिए। आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, नाम से लग रहा है ये सबूतों से जुड़ा हुआ लॉ है। अब बोलोगे सर सबूतों से जुड़ा हुआ लॉ है, इसका क्या मतलब? एक्चुअली क्या होता है, हमें क्या लगता है कि कोर्ट में जाके हम कुछ भी सबूत पेश कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं। कोर्ट का टाइम काफी लिमिटेड है, और ऐसे भी भारत के अंदर जो कोर्ट्स हैं वो ओवरबर्डेंड है ना? तारीख पर तारीख पढ़ता रहता है, सनी देओल को गुस्सा आता रहता है, देखे ही होगे। और आज तो गुस्सा आ रहा, तो गदर 2 भी बना रहा है वो, पता नहीं इस बार क्या उखाड़ेगा। पिछले बार तो क्या उखाड़ा था वो? हैंडपंप। इस बार तो मुझे लग रहा है बिल्डिंग ना उखाड़ दे वो, है कि नहीं? लेकिन मुझे लगता है मोस्ट एंटिसिपेटेड ना, जो वेटेड फिल्म है वो, मुझे लग रहा है जब वो फिल्म आएगी तो सारे लोग देखेंगे। गदर 2 कब रिलीज हो रही है पता नहीं, ठीक है चलो यही होना चाहिए, है ना? तुम्हें कुछ भी पता नहीं होना चाहिए पढ़ाई छोड़ के। तो आइए, तो आवर जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस, एंड एविडेंस में कुछ भी आप पेश नहीं कर देंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट है, जजेस हैं, उनके पास टाइम काफ़ी कम है, उनको बहुत सारे केसेस एक दिन में सुनने पड़ते हैं। तो कुछ भी ऐरा गैरा चीज़ों को उठा के कह दोगे सर ये एविडेंस है, और बार बार आपका एविडेंस रिजेक्ट होता जाएगा। रिजेक्ट तो हो गया, दैट इज अनदर थिंग, पर टाइम तो खराब हो गया कोर्ट का। ऊपर से गलत एविडेंस दे दोगे, घटिया एविडेंस दे दोगे, तो कोर्ट का जो केस है, केस का दिशा भी बदल जाता है बहुत बार, है ना? बाद में पता चलता है कि एविडेंस गलत था, फिर वो दिशा बदलना पड़ता है, 50 झंझट है। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले एविडेंस होता क्या है, एविडेंस कितने तरीके का होता है, किन किन चीज़ों को एविडेंस माना जाता है, किन किन चीज़ों को एविडेंस माना नहीं जाता है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो देखो, एविडेंस की जरूरत तो हर जगह, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, एविडेंस तो हर जगह चाहिए, है ना? किसी भी केस को अगर प्रूव करना है, यू हैव टू सबमिट द एविडेंस, वेदर दैट केस इज सिविल केस और क्रिमिनल केस। चाहे केसेस कोई भी हो, आपको एविडेंस तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जजेज हैं, वो डिसीजन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यही है ना? तो चलो शुरू करें पढ़ना फिर। तो एविडेंस से जुड़ा हुआ कि किन चीज़ों को एविडेंस माना जाए, किन चीज़ों को एविडेंस ना माना जाए, एविडेंस कितने तरीके का होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये लॉ है, जिस लॉ का क्या नाम है? इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना? तो देखिए, जो एविडेंस है, चूंकि वो सिविल मैटर में भी चलता है और क्रिमिनल में भी चलता है, इसलिए बोला इंडियन एविडेंस दोनों पे लगता है, सिविल केसेस पे भी और क्रिमिनल केसेस पे भी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल लॉ है या क्रिमिनल, तो दोनों है। अरे एविडेंस की जरूरत दोनों जगह है, चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, तो ये एक्ट तो हर जगह ही लगेगा ना, ठीक है जी? चलो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एविडेंस होता क्या है। तो एविडेंस का हिंदी तो समझ में आ गया, सबूत, है ना? तो एविडेंस का एक नॉर्मल डेफिनेशन पहले दे देता हूं, ये देखो। कुछ लोग नहीं देख पाए, श्री कृष्ण जी का चक्र, तीन बार तो नहीं करते ना? नहीं नहीं नहीं, मौज कर रहे हो तुम लोग, हैं? चलिए सबसे पहले एविडेंस का डेफिनेशन आप बताओ, एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? कैसे पता चला?
इंक्लूड्स का मतलब जितना ये बोल रहा है उतना ही नहीं, और भी चीजें हो सकती हैं। तो देखो इन्होंने बोला कि एविडेंस का मतलब कोई भी स्टेटमेंट, जब वो स्टेटमेंट बोल रहा है इसका मतलब ओरल, जब स्टेटमेंट बोल रहा है इसका मतलब ये क्या है, ओरल है। क्या है ये, ओरल। तुम्हारे बुक में ये चार्ट बना हुआ है ये बोला, हाँ, तो हम ब्रैकेट में क्या लिख लो, ओरल। या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट में आपका आजकल जानते हो ई डॉक्यूमेंट्स भी अलाउड है। आप लोग एक एक्ट पर हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उन्होंने साफ साफ बोल दिया भारत की किसी भी लॉ में कहीं फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दे दोगे तो भी वो सही ही माना जाएगा। तो नाउ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आर एट पार विद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आर एट पार विद फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो इसका मतलब ये देखते देखते आपको समझ में आ गया कि एविडेंस दो तरीके का है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, है ना। देखो अब सुनिए, इतने पे अगर तुम छोड़ देते तो तुम किसी भी चीज को उठा के बोल देते कोर्ट को, सर ये एविडेंस है। लेकिन आगे लिखा है विच द कोर्ट या कॉसी जुडिशियल बॉडी, कोर्ट या कॉसी जुडिशियली परमिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको हर चीज जाके बोलने लगोगे वो परमिट नहीं करेगा, है कि नहीं। हर डॉक्यूमेंट उठा के ले जाओगे वो परमिट नहीं करेगा। तो वो जज जिस चीज का परमिशन दे कि हाँ तुम ये चीज मेरे सामने प्रोड्यूस कर सकते हो एज एन एविडेंस, तो उसको एविडेंस माना जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम एविडेंस क्यों देते हैं, हम एविडेंस क्यों देते हैं, बताओ एविडेंस क्यों देते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग, इन ऑर्डर टू प्रूव, एविडेंस सबूत हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम किसी चीज को प्रूव करना चाहते हैं। अब बोलो सर किस चीज को प्रूव करना चाहते हैं, तो फैक्ट्स को। फैक्ट दो तरीके के होते हैं, फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, है ना। तो देखिए जल्दी बताइए एविडेंस क्या हो गया। एविडेंस का मतलब कोई भी ओरल स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्री का मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी चलेगा, ई भी चलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक भी, जो कोर्ट ने आपको परमिट किया कि तुम पेश करो इन ऑर्डर टू प्रूव द फैक्ट इन इशू और द रेलेवेंट फैक्ट। अरे फैक्ट को प्रूव करने के लिए तो एविडेंस देते हैं। अच्छा कोई कोर्ट में पहुंचा, कहा एविडेंस दिया, क्यों दे रहे हो, कहा मन किया। अरे भाई एविडेंस तुम दे रहे हो इसलिए सो एज कि तुम चाहते हो कि किसी फैक्ट को क्या करें, हम प्रूव करें। तो इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग, इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग, अब प्रूफ क्या किया जाता है, फैक्ट। और फैक्ट कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। अभी हम पढ़ेंगे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, लेकिन पहले आपको यहां तक समझ में आ गया। तो बताइए एविडेंस का मतलब, एविडेंस का मतलब हर वो स्टेटमेंट, हर वो डॉक्यूमेंट जिसको कोर्ट ने परमिट किया है पेश करने के लिए इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग, समथिंग का मतलब फैक्ट इन इशू और द रेलेवेंट फैक्ट। तो जल्दी से एविडेंस का डेफिनेशन बोलो। मुझे लगता है याद हो गया होगा। एविडेंस का मतलब हर वो डॉक्यूमेंट, हर वो स्टेटमेंट जो कोर्ट के सामने पेश किया गया है कोर्ट से परमिशन लेके, सो एज टू प्रूव सम फैक्ट इन इशू और द रेलेवेंट फैक्ट। बाकी इसी डेफिनेशन से पता चल गया एविडेंस भारत में कितने तरीके के हैं, दो तरीके के, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्लियर है जी। तो ये था जनरल डेफिनेशन जो मैंने बताया। अब हम देखते हैं लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन कहाँ दिया गया, सेक्शन नंबर 3 में। तुम लोग को हमेशा नहीं बोलता हूँ मैं कि जनरली सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशन होते हैं, पर मैं बोलता हूँ 99.99% केस में, ऐसा मतलब 0.1% केस ऐसे भी होंगे जहाँ डेफिनेशन अलग हो। यहाँ देखिए डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 3 में, 2 में ना देखिए कहाँ है, 3 में। आइए, तो एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये दोनों लिख दिया। तो मीन्स एंड इंक्लूड्स लिख दिया तो इंक्लूसिव भी तो माना जाएगा, है कि नहीं। भले ही मीन्स लिखा लेकिन इंक्लूड्स लगते हुए क्या हो गया, इंक्लूसिव। क्या बोला, ऑल स्टेटमेंट, देखो आ गया, विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड। या तो कोर्ट ने आपको परमिशन दिया है, कोर्ट ने ही कहा लाओ, ये बात हुआ ना, कोर्ट ने ही कहा लाओ, है कि नहीं। क्यों करते हैं भाई, इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग, है ना। तो इसको बोलते हैं हम ओरल एविडेंस। जब स्टेटमेंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तुमको लिखवा भी दिया था मैंने, बोला था ना ओरल। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ई रिकॉर्ड्स, जो आपने कोर्ट के सामने रखा कि कोर्ट उसको देखे, कोर्ट उसको इंस्पेक्ट करे, उसको कौन सा एविडेंस बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री। तो एविडेंस दो तरीके का होता है, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये याद रखिएगा, दो ही तरीके का होता है, दो ही चीजें ही होती हैं, या तो ओरल होता है या डॉक्यूमेंट्री होता है। अरे डॉक्यूमेंट इज अ वाइडर टर्म यार, आपको मैंने बोला नहीं था कि कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन लिखा हुआ दैट बिकम्स द डॉक्यूमेंट, है ना। अब जैसे वो एसी है, एसी पर लिखा हुआ है, ओ जनरल बोलते हैं, आई जनरल बोलते हैं, ओ जनरल बोलते हैं, वो ओ जनरल लिखा हुआ ना, दैट शीट ऑल्सो बिकम्स द डॉक्यूमेंट। किसी भी मटेरियल और नॉन मटेरियल चीज पे कुछ भी लिखा हुआ हो, दैट मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स बिकम्स द डॉक्यूमेंट। तो आप कोई सामान भी प्रोड्यूस कर रहे हो ना,
दैट ऑल्सो बिकम्स द डॉक्यूमेंट। दो ही चीज होता है, या तो ओरल मुंह से बोला हुआ क्या बोलते हैं ओरल, और चीज लेके जाओगे दैट बिकम्स द डॉक्यूमेंट। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? चलिए जी, अब एक बात बताओ, आप जब भी एविडेंस देते हैं तो इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग, तो प्रूफ क्या चीज को करते हैं? फैक्ट को। फैक्ट दो तरीके का होता है, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। पहले मैं तुम्हें बताता हूं फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब हो गया मेन फैक्ट जिस पर केस चल रहा है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखो, यहां पर लिखो एक एग्जांपल लिखो, वेदर, WHETHER, वेदर लिखा, वेदर राम मर्डर्ड, मर्डर से मर्डर्ड, MURDERED, वेदर राम मर्डर्ड श्याम और नॉट, क्वेश्चन मार्क, वेदर राम मर्डर्ड श्याम और नॉट, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या राम ने श्याम का कत्ल किया कि नहीं? ये तो हो गया मेन फैक्ट, इस पर केस चल रहा है। तो मेन फैक्ट को प्रूफ करने के लिए एविडेंस हो गए, यस एकदम। अब आइए, कभी कभी रेलेवेंट फैक्ट, मतलब वो हो सकता है मेन फैक्ट ना हो, फैक्ट इन इशू ना हो, लेकिन फैक्ट इन इशू से जुड़ा हुआ है, आप उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। एक एग्जांपल लिखो, यहां पे लिखो, हैज देयर बीन, 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 हैज देयर बीन लिखा, कंसिस्टेंट फाइट, has there been consistent fight, has there been consistent fight between Ram and Shyam, full stop, has there been consistent fight between Ram and Shyam, full sorry question mark, क्या राम और श्याम के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था? अच्छा देखिए, केस इस बात पर नहीं हुआ कि झगड़ा होता रहता था नहीं होता रहता था, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाए कि झगड़ा दोनों में होता रहता था तो चांसेस हैं कि उसने ही मर्डर किया होगा। नहीं समझ में आया? अच्छा बताइए, उन दोनों में झगड़ा होता रहता था, ये केस है या केस मर्डर का है? केस मर्डर का है, लेकिन हम कोर्ट में जाके क्या बोल रहे हैं कि सर ये तो नहीं पता कि मर्डर किया है कि नहीं किया राम ने, लेकिन इतना पता है कि दोनों में झगड़ा होता था और राम बोला था कि तुम कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, और सर एकदम 4 बजे से 1 मिनट पहले मारा है सर। नहीं समझे बात? समझ में नहीं आ रहा? सर वो सूरज नहीं देख पाया सर, या दिन में मारा होगा तो गेट बंद करके मारा है सर, खिड़की बंद करके, सूरज नहीं देखने दिया सर। अरे मैं बात समझ रहे हो? तो देखिए कभी, अच्छा जरूरी हमेशा फैक्ट इन इशू पे ही एविडेंस लिए जाएंगे या रेलेवेंट फैक्ट पे भी एविडेंस लिए जाएंगे? बहुत बार रेलेवेंट फैक्ट प्रूफ होने से फैक्ट इन इशू प्रूफ हो जाता है। नहीं समझ में आया इन लोग को? रेलेवेंट फैक्ट भी प्रूफ होने से क्या हो जाता है? फैक्ट इन इशू प्रूफ हो जाता है। तो याद रखना, फैक्ट इन इशू के लिए भी एविडेंस लिए जाते हैं और रेलेवेंट फैक्ट के लिए भी एविडेंस लिए जाते हैं। तो एविडेंस से तुम दोनों चीज प्रूफ कर सकते हो, फैक्ट इन इशू भी और रेलेवेंट फैक्ट भी। पहले ये समझ में आया कि नहीं आप लोग बताओ? आगे चलें? चलो आ जाओ, अब आ जाओ जो तुम लोग खूब समझना चाहते हो। मजा आ रहा है? थोड़ा लग रहा है वकील जैसा पढ़ाई कर रहे हैं? आज तो वकील हो तुम लोग। काला कोट पहन के निकलना मार्केट में आज, है काला कोट? सर काला टी शर्ट है, काला कोट भी है? ओहो, कहां से चोरी किए थे? चोर बाजार से। बस काम ही खत्म है तब। आइए हेडिंग बोलो अगला। अरे जोर से बोलो यार, क्या कर रहे हो? विटनेस का मतलब गवाह, खुदा गवाह नहीं, गवाह। लिखिए गवाह, लिखिए ब्रैकेट में लिखिए गवाह, गवाह, गवाह लिखने आता है हिंदी में? गवाह जो गंवार मत लिख देना, ग वाह गवाह, ठीक है? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे जवाब देना। इधर देखो, इधर देखो। गवाह कौन बन सकता है? गवाह कौन बन सकता है? गवाह बनने के लिए 2 ही कंडीशन है बस। द फर्स्ट कंडीशन इज, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन उसको समझ में आना चाहिए। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो एक आंसर भी दे सके, और आंसर सिर्फ आंसर या लॉजिकल और रैशनल? तो 2 चीजें हैं, एक तो जो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको समझ में आना चाहिए, और दूसरा उसका एक लॉजिकल आंसर वो दे सके। जैसे मालूम चला एक पागल आदमी है, उससे पूछा जाए क्या नाम है तुम्हारा? मोदी। कौन हो तुम? अमेरिका का राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन वो समझ लिया कि उससे पूछा गया कौन है तुम, तो वो अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, पर लॉजिकल और रैशनल आंसर नहीं दे रहा है। नहीं समझे? दूसरा केस, उससे पूछा जाए कौन हो तुम, तो बोल रहा है दुनिया गोल है।
वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ में आया। तो दोनों चीज समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ भी पाए और उस क्वेश्चन का एक रैशनल जवाब दे भी पाए। अगर ये क्वालिटी है तो एवरी कैन बिकम अ विटनेस, एनी वन कैन बिकम अ विटनेस, एवरी वन कैन बिकम अ विटनेस प्रोवाइडेड ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। एक क्वेश्चन पूछता हूं, माइनर जो गोलू गोली सब होता है, माइनर क्या वो विटनेस हो सकता है? माइनर 18 साल से कम, बोलो कितने लोग बोल रहे हैं यस सर? जरा अपने सुनहरे हाथ उठाओ, गोल्डन हैंड्स। और कितने लोग बोल रहे हैं नहीं? नहीं, कुछ लोग नहीं भी बोल रहे हैं। जो लोग नहीं बोल रहे हैं बचपन से रटते हुए हैं कि माइनर आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट करने गया हूं, विटनेस बुलाया जा रहा कोर्ट में, देखो इन लोग का हालत। अरे बच्चा भी हो, लेकिन अगर वो क्वेश्चन समझ रहा है और क्वेश्चन का एक सही आंसर दे रहा है तो इवन दैट माइनर कैन ऑल्सो बी अ विटनेस। बहुत सारा फिल्म देखा होगा, भारत के लोग तो फिल्मों से ही सीखते हैं। अरे अब भारत में लोग फिल्मों के शौकीन होते हैं ना, है ना? तो हम लोग तो फिल्मों के शौकीन है। आप बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा छोटे बच्चे को भी विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है? और वो बच्चा बोलता है, बहुत बार बच्चा उस फिल्मों में बोलता है कि पापा जी जब ड्यूटी पे होते थे तो कोई अंकल आते थे, नहीं ऐसा देखा है फिल्मों में, और फिर उससे मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होता है। अगर आपने देखा हो बहुत फिल्मों में ऐसा हुआ है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मतलब ऐसा फिल्म नहीं देखे तुम लोग? मैं फिल्म का एग्जांपल दे रहा हूं, देखना क्या तुम लोग को? अच्छा चलिए खैर, सुनिए, बहुत सारी फिल्मों में बच्चों को भी विटनेस बॉक्स में लाते हुए आपने देखा होगा। इट मींस माइनर कैन ऑल्सो बिकम अ विटनेस प्रोवाइडेड कि वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, क्वेश्चन उसको समझ में आया और उसका एक सही आंसर वो दे। लिख लो, नीचे एक लाइन लिख लो, माइनर कैन ऑल्सो बी अ विटनेस। लिख लो, माइनर कैन ऑल्सो बिकम अ विटनेस। तो जो बच्चे इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला ना गाना गाते हैं हमेशा, तो कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बुलाया उसको? क्या बात कर रहे हैं यार? उसको तो गवाही, गवाही को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिमनी। क्या बोलते हैं? टेस्टिमनी। तो टेस्टिमनी तो कोई भी दे सकता है, प्रोवाइडेड की दो कंडीशन हो। फिर से बोलो, क्वेश्चन समझ सके और उस क्वेश्चन का आंसर दे सके, या लॉजिकल आंसर, रैशनल आंसर। मुझे लगता है याद रहेगा तुम लोग को। अच्छा, एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए? दोनों, दोनों प्लस एंड। कौन गवाही दे रहा बाहर से? हैं? स्वच्छता अभियान। अच्छा, ये जो गाड़ी क्या होता है, वो टेम्पो होता है, ये एमसीडी का, वो कूड़ा लेने वाला, ये भी जाएगा कैसे? लक्ष्मी नगर में तो गड्ढा हुआ हुआ हर जगह। लक्ष्मी नगर में तो अभी नाव चलाने की हालत है। हाँ, पानी भर के, अभी बारिश हो जाए खत्म है कहानी। चलिए हेडिंग बोलो। नहीं नहीं, सब नहीं बोला, मैंने देख लिया। नहीं, वो नहीं बोला, मैंने देखा उसको, नहीं बोला। बोला सबसे लास्ट में बैठा है वो बच्चा। हाँ, एक्चुअली तुम्हें लगता है कि मैं जबरदस्ती बुलवाता हूं, आप समझते नहीं है। हेडिंग नहीं समझेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा मैं पढ़ा क्या रहा हूं? समझे आप? अरे भाई, चैप्टर का नाम, हेडिंग, ये पहले बोल के पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पता होता है हम ये पढ़ रहे हैं, और यही से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हम आंसर लिखेंगे। बुक कहीं और पढ़ा रहे हैं कुछ और, तो कैसे काम चलेगा ये? सही बोल रहा हूं? इसलिए तुम लोग से हेडिंग तक पढ़वा। हेडिंग क्वेश्चन होता है। हेडिंग क्या होता है? क्वेश्चन, और उसका आंसर नीचे लिखा होता है। अरे यही होता है ना, तो पहले क्वेश्चन उसके बाद आंसर। तो चलो, एक्चुअली जो तुमने पढ़ा, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कनेक्टेड विद द फैक्ट टू बी प्रूव्ड, एक ये हो गया। दूसरा हेडिंग और है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे, पढ़ो। तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो। ये सब मिला के सबका आंसर मैं एक ही बार दूंगा। तो बताओ कितने हेडिंग रहे इसमें? 1 2 3 4, चारों एक बार बोल दो। बोल दिया? इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे। ठीक है, चलो अब समझो मेरी बात को, कहानी ध्यान से, शांति से देखो। कभी कभी क्या होता है
कि कुछ चीजें इररिलेवेंट नजर आती हैं, कुछ चीजें क्या नजर आती हैं, इररिलेवेंट, लेकिन अगर उसको किसी फैक्ट इन इशू से जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है रिलेवेंट। तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे। अभी समझते जाना, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत देर बोलूंगा इस पे। देखो इधर ध्यान से सुनना, शांति से। CS नितेश कुमार जायसवाल, ठीक है, 14 फरवरी को, क्रांतिकारी दिन है, 14 फरवरी को सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह 8 बजे से क्लास ले रहे थे। क्लास कहाँ ले रहे थे भाई? तो NKJ ऑडिटोरियम लक्ष्मी नगर में, ठीक है। ये किसी ने इसको गलत तरीके से साफ कर दिया है, ये पूरा लिखने का हैंडराइटिंग बिगड़ गया है। कुछ दिन के बाद ये लोग कुछ नहीं, में पेट्रोल से साफ कर देगा पकड़ के, ठीक है। क्लास ले रहे थे NKJ ऑडिटोरियम में ले रहे थे। कहाँ ले रहे थे भाई? लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर, देख रहे हो, लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली। बात समझ में आ गया? एक बात बताइए, CS नितेश कुमार जायसवाल का क्लास लेना ये एक इररिलेवेंट चीज है, क्योंकि वो डेली लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। अभी तक ये इररिलेवेंट है, अभी तक ये क्या है? इररिलेवेंट है। तो डेली काम ही यही है भाई, क्लास लेना काम है, काम अपना काम करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एकदम इररिलेवेंट चीज है, ठीक है जी। लेकिन अब देखना कैसे रेलेवेंट बन जाएगा, ठीक है। CS NKJ पे ही आरोप है कि 14 फरवरी को उसने 8 बजे मुंबई में, कहा? मुंबई में मर्डर किया है। नहीं समझे? इसी आदमी पर उसी वक्त में मर्डर करने का आरोप है। लेकिन अब इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो इररिलेवेंट फैक्ट तो भयंकर रिलेवेंट बनेगा। अब भयंकर रिलेवेंट कि ये अगर प्रूफ कर दूं मैं तो बच जाऊंगा। नहीं समझ में आया? अगर मैं कोर्ट में जाऊं और बोलूं कि साहब जिस वक्त में मेरे पे मर्डर का आरोप है मुंबई में, उसी वक्त में मैं लक्ष्मी नगर में अपने ऑडिटोरियम में क्लास ले रहा था, जो मेरा एक जनरल काम है ना, तो क्या कोर्ट मुझे इररिलेवेंट फैक्ट को प्रूफ करने के लिए बोलेगा? यस, बता था ना, फैक्ट इन इशू भी प्रूफ होता है और रेलेवेंट फैक्ट भी। और रेलेवेंट फैक्ट क्या बन जाता है? इररिलेवेंट क्या बन जाता है? रेलेवेंट। अब जो इररिलेवेंट बन गया, भयंकर रिलेवेंट बना। अगर मैं अपने सारे स्टूडेंट को खड़ा कर दूं कोर्ट में, और सारा स्टूडेंट, तुम तो ना ही बोलोगे, मुझे मालूम है कि जाने दो छुट्टी होगा, है कि नहीं? हाँ, मैं एक बात बता रहा हूं, तो तुम लोग नहीं बोलोगे तो कैमरा पर दिखा दूंगा, है कि नहीं? मान लीजिए मैं सारे स्टूडेंट को ले जाके वहां प्रूफ करवा दूं कि हाँ 8 बजे 14 फरवरी को सर क्लास में थे, सबका बैग चेक कर रहे थे कि 14 फरवरी को कुछ इधर उधर तो नहीं है, लाल फूल तो नहीं मिला किसी को, नहीं समझे आप? रेड रोज। तो एक बात बताइए, अब बताओ इररिलेवेंट फैक्ट क्या बन गया? रिलेवेंट। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे की। बहुत बार इररिलेवेंट चीजें क्या बन जाती हैं? रेलेवेंट बन जाती हैं, और वही मेन फैक्ट बन जाता है बाद में, ठीक है जी। एक केस इसमें हुआ है, उस केस, पहले उस केस को बताने से पहले और भी बताता हूं, रुको, पहले यहां तक अलग करो, तुम यहां तक अलग कीजिए, कर दिया, ऐसे लाइन खींच दिया, थोड़ा पार्ट पार्ट में पढ़ना तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे में, रेस गेस्टे का टारगेट मेन फैक्ट नहीं है, सराउंडिंग फैक्ट है, सराउंडिंग और अकम्पेनिंग सर्कमस्टांसेस। जैसे कि एग्जांपल दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा। ए के ऊपर आरोप है कि उसने बी को पीट पीट के मार डाला। ए पे क्या आरोप है? कि उसने बी को पीट पीट के मार डाला, मतलब मार मार के मार डाला। बात समझ में आ गया? अब सुनिए, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि ए को मारते हुए, मतलब जान लेते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन उस दोनों में हीटेड आर्गुमेंट हुआ होगा, वो जरूर सुने होंगे। जैसे बहुत सारे लोग, देखो बाई स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? जो आसपास नहीं खड़े होते हैं, दिल्ली में तो सब खड़ा रहता है, कुछ भी हो जाए एकदम खड़ा रहेगा, और भी एक मीम में नहीं आता ऐसे करके, ऐसे यहाँ के लोग खड़े रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जितने लोगों ने बोला, सुना, देखा, क्या ये सारी चीजें भी रिलेवेंट बन जाएंगी? बोलो। जैसे जितने बाई स्टैंडर्ड्स से उनको बुलाया गया कि तुमने क्या देखा, तो कहा सर हमने देखा कि ए जो है वैसे बंदूक ताने हुआ था सर। तो कहा क्या उसने बुलेट चलाया भी, मतलब बंदूक चलाया भी? कहा चलाते हुए तो नहीं देखा सर, बंदूक देखते हम पहले भाग गए थे।
लेकिन चलो बंदूक तो ताना था, इतना तो प्रूफ हो गया, नहीं समझे? तो क्या कोर्ट इतना भी प्रूफ हो जाए कि बंदूक ताना था तो कोर्ट उससे पूछ सकता है फिर बंदूक क्यों ताने थे तुम? बोलो। तो देखिए इररिलेवेंट फैक्ट भी बहुत बार क्या बन जाती हैं, रेलेवेंट। और सुनिए अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 6 ना ज्यादा पॉपुलर सेक्शन 6 ही है। सेक्शन 6 याद रखना, इस पूरे कहानी में से सेक्शन 11 भी नीचे आता है, पर ज्यादा पॉपुलर कौन है? सेक्शन नंबर 6। आइए सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, वही बार बार वही बोलेगा ना, सारी चीजें तो देखिए, बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट होती हैं लेकिन क्या बन जाती हैं, रेलेवेंट बन जाती हैं, है ना। अब एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें एक केस हुआ रतन वर्सेस क्वीन, रतन वर्सेस क्वीन, रतन वर्सेस क्वीन, ये याद रखना एग्जाम में आता है बहुत बार। ये तो मुझे रतन वर्सेस क्वीन किसको याद नहीं रहेगा, याद ही रहेगा। कह रहे ये बोल के मैं फंस जाता हूँ। कल ऐसे ही मैंने मॉडल सेकंड में टेस्ट लिया और टेस्ट में केस लो डाल दिया कोपरा का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और जब मैं क्लास में पढ़ाया था वो केस, सारा बच्चा खूब ताली बजाया, एकदम हंस हंस के लुटपुट हुआ था। मुझे लगा जिंदगी भर केस का नाम याद रहेगा, एक बच्चा भी केस का नाम नहीं लिखा। एक बच्चे को मैंने बोला तुम तो उस समय कह रहे थे सर याद हो गया याद हो गया। कहा सर हमें बहुत कुछ याद करना होता है। मैंने कहा ये तो दुख है, लेकिन भाई 6% 9% रिजल्ट है, तो उसमें तो सब कुछ याद करना पड़ेगा। अब रतन वर्सेस क्वीन, अब चक्कर है कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चा लगता है हद है, छोड़ो इसको, हर चीज़ को इंपॉर्टेंट ही बोलता है, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। जेआईजेल चैप्टर जो था तुम्हारा, जेआईजेल सब्जेक्ट, जेआईजेल चल रहा ना, जेआईजेल में हमेशा प्लेन क्वेश्चन आया। मतलब तुम लोग का सिलेबस जो है अभी जो चल रहा है सिलेबस, जो पुराना सिलेबस 2017 वाला सिलेबस है, 17 सिलेबस के 8-9 अटेम्प्ट हो गए हैं, 8-9 अटेम्प्ट में प्लेन क्वेश्चन आया, तो सबको लगा इस बार ही प्लेन आएगा, पर इस बार प्लेन क्वेश्चन नहीं आया। अब बोलो, इस बार ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जो बच्चा हमेशा उसको, बहुत बच्चा तो बुक से फाड़ के फेंक रहता है, जनरल क्लॉज एक्ट, द मोस्ट हेटेड और इग्नोर्ड चैप्टर, उसी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। आधा बच्चा तो उधर ही निकल लिया अगला अटेम्प्ट। तो ये जो लोग सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट, ये मुझे सब इंपॉर्टेंट लगता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्यों रतन वर्सेस क्वीन पे नहीं आ सकता है क्या? सुनो रतन वर्सेस क्वीन में हुआ क्या, सुनो इधर देखो हाँ जी, ये उस जमाने की बात है जब किसी को फोन करने से पहले हमें फोन ऑपरेटर को कॉल करना होता था कि मेरा फोन कनेक्ट करो। पुराने फिल्मों में देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट वाला सब जो होता था, ऐसे गोल गोल घुर्र ऐसे करते थे, फिर फोन जाता था कि पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर दीजिए, या यहाँ कनेक्ट करते थे, वहाँ पे बीच में क्या होता था, कनेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि एक लेडी फोन करती है टेलीफोन ऑपरेटर को, किसको, टेलीफोन ऑपरेटर को, और उसको बोलते हैं गेट द पुलिस प्लीज, गेट द पुलिस प्लीज, मतलब जल्दी से पुलिस से कनेक्ट करो, जल्दी से पुलिस से कनेक्ट करो। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? खूब एकदम घबराई हुई थी, गेट द पुलिस प्लीज, गेट द पुलिस प्लीज, है ना। और बोलते 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 इससे पहले कि कुछ बोलती कि उस पूछता कि भाई पुलिस क्या हो गया, तब तक में फोन कट हो गया, फोन कट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, एक टेलीफोन ऑपरेटर को दिन में 100 जगह से कॉल आता होगा, पुलिस से कनेक्ट कर दो, हॉस्पिटल से कनेक्ट कर दो, नहीं समझे, आता होगा, ये तो नॉर्मल काम है उसका। लेकिन चक्कर क्या हुआ, एक टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल आना, गेट द पुलिस प्लीज या कनेक्ट टू द पुलिस प्लीज, एक नॉर्मल चीज है, दिन भर में 17 बार होता होगा। लेकिन चक्कर क्या हुआ, जिस लेडी के तरफ से वो फोन आया उस लेडी का मर्डर हो गया, और मर्डर का आरोप लगा उसके पति पे, और पति ने क्या बोला कोर्ट में कि गलती से मिस्टेक हो गया, मतलब गलती से बंदूक चल गया। तो अब सुनो, वो हो सकता प्रूफ हो जाता, अगर टेलीफोन ऑपरेटर बीच में नहीं आता तो बच के भी निकल जाता। हाँ गलती से क्या चल गया, पिस्तौल चल गया, खेल लेते लग गया, नहीं समझे। अरे ऐसा भी होता है और ऐसे भी केसेस हुए हैं इस देश में, सुनिए इधर। लेकिन चक्कर क्या है, टेलीफोन ऑपरेटर को बुला लिया गया। टेलीफोन ऑपरेटर ने बोला हाँ सर, ये मरने से पहले, मतलब अगर ये 4 बजे मरी है तो लगभग 5-10 मिनट पहले मुझे कॉल आया था और बड़ी घबराई हुई आवाज़ थी, और बोल रही थी गेट द पुलिस प्लीज, गेट द पुलिस प्लीज। तो सर एक बात बताइए, जब वो खेल खेल में बंदूक लग गया तो पुलिस को भी खेलने के लिए बुलाया जा रहा था? नहीं समझ में आया। तो अगर वो बोले थे गेट द पुलिस प्लीज, गेट द पुलिस प्लीज, इसका पक्का मतलब है कि पति उसको मारने की कोशिश कर रहा था और तब वो पुलिस को बुलाना चाह रही थी। तो एक टेलीफोन ऑपरेटर को पुलिस से कनेक्ट कराने का रिक्वेस्ट नॉर्मल चीज है, लेकिन इस केस से जोड़ दिया जाए तो नॉर्मल नहीं है, रिलेवेंट है। और इस केस में बस उस टेलीफोन ऑपरेटर के चक्कर में उसके पति को जेल हो गई। कहा सर बाहर निकलेगा तो सबसे पहले किसको उड़ाएगा? चक्कर इंडिया में तो ये चलता है ना कि आज न कल तो निकलूंगा, है ना, फिर तुम बोलेगा गेट द पुलिस प्लीज। अच्छा एक बार केस पढ़िए तो पूरा,
पूरा पढ़ो, अ मैन वाज प्रोसिक्यूटेड, पढ़ो। यही है। तो जितना टेलीफोन ऑपरेटर से उस लेडी की बात हुई वो ऐसे तो इरेलीवेंट था, पर इस केस से जोड़ दिया जाए तो बिकम्स द रेलेवेंट। क्लियर है जी। अब देखो यही सेक्शन 11 लिख रहा, पढ़ो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देख के लगता है कि ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। जैसे सी एस नीतीश कुमार जायसवाल का क्लास लेने तो नॉर्मल चीज़ है, सालों से करता आ रहा है, लेकिन फिर वही बात जो मैंने बोला था कि अगर मेरे ऊपर आरोप है कि जिस समय मैं पढ़ा रहा था उसी समय मैं मर्डर कर रहा था, तब तो ये रिलेवेंट बन जाएगा ना। तो ये लिखा, बाद में वो क्या बन जाता है, तो ये शुरू में क्या रहता है, जल्दी बोलो, इररेलेवेंट। क्या रहता है, इररेलेवेंट, और बाद में क्या बन जाता है एग्जैक्टली, रेलेवेंट। कोमल इसका बैटरी चेंज करो तो, क्या पता इससे कुछ हो, ऐसे तो इसको पूरा इसने खराब कर दिया। एक तो ऐसे ही हैंडराइटिंग घटिया मेरा ऊपर था और घटिया हो रहा है। चलो क्लियर है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बताओ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दो चीजों के बारे में, बोलो तो कौन कौन चीजें, एडमिशन और कन्फेशन। तो कितने बच्चे जानना चाहते हैं एडमिशन और कन्फेशन के बारे में? नहीं, हैंड रेज करना पड़ेगा, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं वो एडमिशन कन्फेशन नहीं, अमीबा के बारे में पढ़ने के लिए आए हैं। तो मैं उनको बता दूं ये जेआईजेल की क्लास है, जेआईजेल एक लॉ है और लॉ की क्लास में मैं ये सब पढ़ाता हूँ। अमीबा वमीबा नहीं, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये होता है, फंगस है, हाइड्रोजन, हाइड्रा। तो तुम तो क्यों कॉमर्स में आ गए भाई, साइंस में रहते, ऐसा डॉक्टर बनते कि पूरा इलाज ही खत्म कर देते, है ना। किडनी खराब, किडनी निकाल ले, काम खत्म। आज के बाद खराब नहीं होगा, आज के बाद खराब नहीं होगा ना। तुम सीधा वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन वाले लोग हो, नहीं। चलिए पहले एडमिशन पे बात करता हूँ। एडमिशन कन्फेशन में मेन कौन है, एडमिशन। एडमिशन इज अ वाइडर टर्म, एडमिशन के अंदर कन्फेशन होता है ना। बाकी एडमिशन कन्फेशन पे जो सबसे अच्छी फिल्म है वो तो दृश्यम है। देखा आपने दृश्यम? दृश्यम 2 कितने लोगों ने देख ली? दृश्यम 2, दृश्यम 2, दृश्यम 1, मुझे लगता है जिसने 1 देखा उसने 2 जरूर देखा होगा, क्योंकि 1 का जो मजा है वो 2 में और अच्छा हुआ, और अच्छा हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं उसमें कन्फेशन, वो कन्फेस कर देता है फिर भी पीछे हट जाता है। नहीं, तुमने देखा है, वो कन्फेस कर लेता है। देखता हूँ हैंड राइटिंग ठीक हो रहा है कि नहीं। चलो कुछ हद तक अब ठीक हो गया, नहीं। चलिए जी, हाँ जी, शांति शांति। पहले एडमिशन की बात करते हैं। बाकी ये जो चैप्टर है, एक्ट है ना, ये अजय देवगन पे नहीं लगता है। उसने वे तो देखी हुई चीज को क्या कर दिया उस फिल्म में। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बैंड बजाया गया दृश्यम में, है ना, उतना तो किसी एक्ट का बैंड बजाते मैंने नहीं देखा। सामने देखा हुआ चीज को उसने क्या कर दिया, एक मतलब बदल दिया, वो भी चौथी फेल आदमी। बता नहीं, उस फिल्म में दिखाता है ना कि वो चौथी फेल है, यही तो दिखाता है। देखो वो अजय देवगन है, क्या वो आंखों से मार देता है सबको, है। अरे जो भी है, एक्टिंग तो उसने ही किया है। आइए एडमिशन सुनो। एडमिशन का मतलब कुछ नहीं होता, सुनिए। अपने गलती को मान लेना कहते हैं एडमिशन। लिखो ब्रैकेट में, हिंदी में लिख लेना, अपने गलती को मान लेना, अपने गलती को स्वीकार करना, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना, ठीक है जी, उसको बोलते हैं एडमिट करना। क्या करना, एडमिट। तो एडमिशन का मतलब है सीधा कि आपने अपनी गलती मान ली। अच्छा, एडमिशन में हम क्या करते हैं, मतलब किस स्टेटमेंट देते हैं, यस स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट जो भी दोगे वो सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं, मैं एडमिट करता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं, ये एडमिशन कहां से हुआ भाई? एडमिशन मस्ट बी सेल्फ हार्मिंग। जैसे मैं बोलूं, हाँ मैं एडमिट करता हूं कि मैं चोर हूं, तो ये सेल्फ हार्मिंग है, क्योंकि जहां तुम एडमिट किया आप जेल जाओगे। यस, एडमिशन वो स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। इसलिए एडमिशन हमेशा क्या होना चाहिए, सेल्फ हार्मिंग। कहीं लिखा होगा। अच्छा, एडमिशन जरूरी है कि ओरल हो? इट कैन बी ओरल, इट कैन बी डॉक्यूमेंट्री। जब बता ही रहा हूं एविडेंस कैन बी ओरल और। तो एक बात बताइए, क्या एडमिशन भी एविडेंस माना जाएगा?
जैसे कोर्ट के सामने तुमने एडमिशन कर दिया तो हो गया ना, हो गया एविडेंस, यही एविडेंस है। अरे एडमिशन इज वन ऑफ द व्हाट एविडेंस, है कि नहीं? एडमिशन तक समझ में आ गया? पहले बताओ, चलो 1 2 3 4 लाइन जल्दी पढ़ो तो। पढ़ लिया? अब आइए कन्फेशन। चलिए कन्फेशन और एडमिशन में क्या डिफरेंस है पहले वो बताता हूँ। एक काम करते हैं हम, चलो यहीं पढ़ लेते हैं। बस कन्फेशन कुछ नहीं है, ये एडमिशन ही है बट इन क्रिमिनल केस। एडमिशन इन क्रिमिनल केस। अरे नहीं ठीक हुआ ये, देख रहे हो? नहीं छुट्टी किस बात का, ये इन आ ही नहीं रहा। एडमिशन इन लिख लोगे, एडमिशन इन क्रिमिनल केस लिखो तो, एडमिशन इन क्रिमिनल केस, एडमिशन इन क्रिमिनल केस। सुनो, सिविल केस में एडमिशन करोगे तो बन जाएगा एडमिशन, क्रिमिनल केस में एडमिशन करोगे तो नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? कन्फेशन। बस इतना ही डिफरेंस, ठीक है? अब बोलो सर ऐसा क्यों, क्यों नाम बदला? उसका कारण है, क्रिमिनल केस में कन्फेस करने का मतलब जेल और फांसी है। अरे केस क्रिमिनल है ना यार, क्रिमिनल केस में कुछ भी मानोगे। क्रिमिनल केस का मतलब क्या होता है? जहाँ जेल पक्का है तभी तो क्रिमिनल केस है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या चलता है? कन्फेशन। जो कन्फेशन, एक्चुअली कन्फेशन को काफ़ी इज्जत के साथ देखा जाता है, क्योंकि इसमें गलती हुई तो किसी की मौत हो जाएगी, फांसी पे चढ़ जाएगा वो। समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? जैसे एडमिशन, एडमिशन के लिए उतने रूल्स नहीं है, गलत एडमिशन भी होगा तो क्या होगा? जुर्माना दिया, वो जुर्माना वापस हो जाएगा। लेकिन कन्फेशन तुमने जबरदस्ती मारपीट के करवा लिया और फांसी पर चढ़ गया, बाद में पता चला कि सर मारपीट के कन्फेशन कराया गया था, जिंदा कैसे करोगे वापस? तो क्या कन्फेशन ज़्यादा रिस्की है? इसलिए कन्फेशन पे ज़्यादा लॉ है। तुम देखो ना, एडमिशन पे मैं 4 लाइन लिखा, कन्फेशन पे देखो कितना लिखा हुआ, नहीं दिखा? चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन का डेफिनेशन है? नहीं, बस इसने बोला कि एडमिशन का ही ये क्या है एग्जैक्टली आपकी स्पीसी है। कहते हैं ना, एक होता है जीनस और एक स्पीसी। जीनस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? स्पीसीज होते हैं। आइए, एडमिशन कहीं भी हो सकता है, सिविल और क्रिमिनल में भी, लेकिन कन्फेशन कहाँ होगा? ओनली इन क्रिमिनल। तो एडमिशन दोनों जगह हो सकता है, कहाँ बोलो? सिविल में भी और क्रिमिनल में भी, लेकिन कन्फेशन होगा तो पक्का क्रिमिनल केस ही होगा, सिविल में कभी कन्फेशन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कन्फेशन भी एक तरीके का एडमिशन ही है, बस चूंकि स्पेशल इसलिए चूंकि कौन सा केस है? क्रिमिनल। तो एवरी कन्फेशन पहले एडमिशन है, पर हर एडमिशन जरूरी नहीं है कि कन्फेशन हो। क्योंकि देखो क्रिमिनल केस में भी तो जब तुम कन्फेस करोगे तो एडमिशन तो होगा ही। तो इसका मतलब हर कन्फेशन पहले एडमिशन है, लेकिन हर एडमिशन जरूरी नहीं है कि कन्फेशन बने। क्योंकि एडमिशन सिविल केस में तो एडमिशन ही रह गया, कन्फेशन कहाँ बन पाए, है कि नहीं? तो एडमिशन इज अ वाइडर टर्म, कन्फेशन इज वन ऑफ द टाइप, कन्फेशन इज वन ऑफ द टाइप। आइए अब कन्फेशन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। कन्फेशन हमेशा फ्री ही होना चाहिए और वॉलेंटरली ही होना चाहिए। ज़बरदस्ती कन्फेशन ले लोगे तो ज़िंदगी जान चली जाएगी किसी की, समझ रहे हैं आप? और उसके बाद याद रखना, आप इनके सामने कन्फेशन करोगे वो बेकार है। इनके सामने के कन्फेशन को कोई इज्जत दिया नहीं जाता है। पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेस करोगे उसको कोई इज्जत नहीं, वो कन्फेशन नहीं माना जाता है। ऐसे ही दृश्यम में हुआ था, अजय देवगन कन्फेस कर लेता पूरा वीडियो पे कि हाँ मैंने सब कुछ किया है, और कोर्ट में जाके तुमने देखा होगा एकाएक बदल जाता है, कहता है मुझे मार पीट के क्या लिया गया है? कन्फेशन लिया गया। सुनो, एडमिशन होता तो चल जाता, लेकिन कन्फेशन कभी भी मारपीट से चलेगा नहीं। मतलब पुलिस ऑफिसर के सामने, है ना, या किसी और के सामने, देखो है ना, किसी और के सामने किया, लेकिन वो किसकी कस्टडी में है? और वहां मजिस्ट्रेट नहीं है, वहां कौन नहीं है? मजिस्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब याद रखना, कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने होगा तो रिलेवेंट है, पुलिस ऑफिसर के सामने, बोलो जल्दी, वो इररिलेवेंट है। इसलिए चूंकि कोर्ट को भी मालूम है कि पुलिस मारपीट के लेती है कन्फेशन, है ना, वो इंडियन पुलिस है। बताया था नहीं कहानी तुम लोग को क्या हुआ था? नहीं बताया था? अरे पुरान एक ऐसी छोटी सी कहानी है, तुम लोग को बताया हुआ कहीं ना कहीं। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में कंपटीशन हुआ, उसमें जापान की पुलिस, यूके की पुलिस, बताया था ना, जापान की पुलिस, यूके की पुलिस और इंडियन पुलिस, ठीक है जी। इन तीनों को कहा गया कि देखो इस जंगल में एक शेर छोड़ दिया गया है, कौन जल्दी पकड़ के लाता है? तो यूके वाला पहले गया,
गया 5 घंटे में पकड़ के लेके आ गया। फिर जापान वाला गया 3 ही घंटे में पकड़ के ले आया। फिर इंडिया वाला पुलिस गया, वो है ना, नहीं आया नहीं, इंडिया वाला पुलिस गया, वो 15-20 मिनट में ही आ गया, लेकिन एक बकरी को हाथ में उठा के लाया। तो बोला कंपटीशन तो शेर को पकड़ के लाने का है, तुम बकरी को ले आए। कहा सर 15 मिनट और दीजिए, बकरी को इतना पीटूंगा बकरी बोल देगी मैं शेर हूं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये जोक सिर्फ लीजेंड्स के लिए था, बच्चों के लिए नहीं था। ये समझ में आया क्या मतलब है? इसका मतलब इंडियन पुलिस क्या करती है? जबरदस्ती कन्फेशन करवाती है। बताइए क्या बोला? बकरी को पकड़ के लाया, इसी को इतना मारूंगा कि बकरी बोलेगी मैं ही शेर हूं। तो हो गया ना, कंपटीशन जीत गए, है कि नहीं? आप बताइए, ऐसी ऐसी बातें हैं, क्या कहोगे आप? इसलिए जज को भी मालूम है कि इंडियन पुलिस कैसी है, तो कहा कि पुलिस के सामने जो भी कन्फेशन हुआ है ज़्यादातर चांसेस उसको मार पीट के लटका के ही कन्फेशन लिया होगा, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। आप कोर्ट में पलट जाइए जाके। इसलिए सबसे अच्छा होता अगर आपको लग रहा है पुलिस बदमाशी कर रही है, मारने पीटने पर है, कहना हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, मैंने किया सब कुछ। कोर्ट में सर यही मारा है सर। सबसे पहले तो पुलिस लाइन हाजिर हो जाएगा तुरंत। अरे आपको मालूम है जज सब भी बहुत भड़कता है पुलिस से, है ना, बहुत भड़कता है जज सब, क्योंकि जज को मालूम है कि क्या है, उन लोग जज को भी नहीं छोड़ता है ना, बहुत बार चक्कर ये है। तो इसलिए जज है, इसलिए देश बचा हुआ है, समझ जाइए आप। कहते हैं ना थैंक गॉड भारत में कोर्ट है। नहीं, जज को तो नहीं पीटते, मतलब एक्चुअली जज को एक्चुअली होता क्या हो, कुछ जज का पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होगा, जब वो जज नहीं बना होगा उससे पहले कभी पीटा गया होगा, या कभी सिविल ड्रेस में वहीं पीट दिया। पुलिस सबको कुछ समझ में आता है, वो किसी से भी किसी ढंग से बात करने लगता है। गंगा जल फिल्म देखे हो? मैं सारा एग्जाम्पल अजय देवगन का ही देता हूँ। गंगा जल फिल्म में वो IPS ऑफिसर होता है और वो नॉर्मल ड्रेस में बस में चढ़ के आता है और उसको क्या समझ लेता है, तो ये कुछ नहीं कह सकते आप। आइए, अच्छा इसका याद रखना, फिर वही बात, कन्फेशन भी अगेंस्ट इट्स मेकर ही जाना चाहिए, मतलब जो कन्फेस करेगा उसके खिलाफ ही जाना चाहिए। लेकिन एक अजीब बात है इसमें, ये उसके खिलाफ भी जाएगा और अनदर पर्सन के खिलाफ भी जाएगा जो उसके साथ जॉइंटली ट्राइड है। ट्राइड का मतलब जॉइंट, मतलब जॉइंट ट्रायल चल रहा है। लिखो जॉइंट ट्रायल का मतलब, लिखो सेम केस सेम कोर्ट, लिखो सेम केस सेम कोर्ट सेम पार्टी, सेम केस सेम कोर्ट सेम पार्टी। तो जॉइंटली, जॉइंटली का मतलब क्या होता है तो सुनो, जैसे राम और श्याम दोनों पे आरोप है कि दोनों ने मिल के बैंक लूटा है, ठीक है। श्याम भाग गया, पकड़ा कौन गया? राम। राम को उल्टा लटकाया गया, पीटा गया, पुलिस के सामने उसने कन्फेस कर दिया। खैर वो कन्फेशन तो इररिलेवेंट है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने भी उसने कन्फेस कर दिया कि हाँ मैंने बैंक डकैती की है, और किसके साथ मिलके की है? श्याम। भले ही श्याम भागा हुआ है, लेकिन ये जो कन्फेशन किया राम ने, ये उसके खिलाफ भी यूज हो जाएगा। अब कुछ लोगों को क्या लगता है, सुन तुरंत 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 पूछेंगे कुछ लोग, कहा सर ऐसे तो कोई किसी का भी नाम ले लेगा। तुम लोग, मुझे मालूम तुम क्या पूछ सकते हो, 13 साल में 26 बैच पढ़ाया मैंने, 26 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो एकदम शांत रहना, मैं सब बता रहा हूँ। एक तो इस एक्ट में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, सो सुनो, मैं जब भी बोलूंगा ना कि इसको एविडेंस मान लिया जाएगा, तो बच्चा को लगता है केस डिसाइड हो गया। अरे भाई अभी एविडेंस के तौर पे सिर्फ लिया गया है, उससे चीज़ें प्रूफ होंगी कि नहीं होंगी वो बहुत दूर है। इंडियन एविडेंस एक्ट फैसला सुनाता है कि बस ये कहता है कि एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो अभी मैंने बोला कि एक आदमी ने मान लिया हाँ मैंने बैंक डकैती किया, पर मेरे साथ श्याम भी था, तो ये जो कन्फेशन है, ये कन्फेशन किसका माना जाएगा? श्याम का भी। ये सिर्फ अभी कन्फेशन माना गया है। अब इस कन्फेशन को अगर वो आए और उसको उल्टा प्रूफ कर दे तो बच जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि एविडेंस ले लिया जाएगा, मतलब इस कन्फेशन को भी एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं, एडमिशन में ये नहीं होता है, एडमिशन सिर्फ अपने लिए होता है, पर कन्फेशन अपने लिए भी हो सकता है और किसी और के लिए भी हो सकता है। किसी और में वो जो आपके साथ जॉइंटली ट्राइड है, ट्राइड का मतलब होता है ट्रायल, जॉइंट ट्रायल चल रहा है। क्या चल रहा है? जॉइंट ट्रायल। तो जॉइंट ट्रायल चल रहा है, उसका नाम है जॉइंट, तो इसका मतलब है कि पुलिस ने उसको देखा या कुछ तो है। अब किसी का भी नाम कैसे ले लेगा? जैसे मैं बोलूंगा कि हाँ मैंने चोरी की, मेरे साथ मोदी साहब थे, तो मोदी साहब थे, कुछ तो दिखा, कहाँ मोदी साहब थे? अरे भाई इतना तो समझ है। तो मैंने बोला कन्फेशन किसके खिलाफ जा सकता है? जॉइंट वाले के, मतलब सम अदर पर्सन के भी खिलाफ जा सकता है, प्रोवाइडेड वो प्रूफ हो। प्रूफ नहीं हुआ तो बात ही खत्म करो ना। तो मैं सिर्फ एविडेंस तक हूं, एविडेंस का कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ होने में बहुत टाइम लगता है। तुम एविडेंस दोगे, सामने वाला वकील खारिज करवा देगा। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है?
मतलब तुम एविडेंस दे दियो तो फैसला हो गया, तुम्हारा एविडेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, सामने वाला वकील नहीं बैठा हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एक्ट सिर्फ एविडेंस तक की बात करता है कि एविडेंस के तौर पे पहुंच भी सकता है कि नहीं। हाँ तो पहुंच सकता है। कन्फेशन किसी और पर्सन पे भी लागू हो जाता है। अब उसके ऊपर एक वो भी अपना वकील लाएगा, वो प्रूफ कर दे कि मैं इसके साथ था ही नहीं, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं, तो बात खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे। जो तुम्हारे कन्फेशन है वो दो तरीके के होते हैं। एक जुडिशियल, जुडिशियल किसके सामने कन्फेस करते हो? या तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने। और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल या तो पुलिस या एनी अदर पर्सन, बस जज और मजिस्ट्रेट नहीं। तो कोर्ट के बाहर करोगे दैट बिकम्स एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल का कोई इज्जत नहीं है। जो इज्जत है वो कैसे कन्फेशन का इज्जत है? जुडिशियल का। किसका? जुडिशियल, है ना। आजकल की फिल्मों में एक अच्छी चीज देखी मैंने, काफी रियलिस्टिक बनाते हैं। आप देखो लोग बॉलीवुड को गाली देने लगे आजकल, मैं देख रहा हूँ आजकल साउथ इंडियन, अरे ये वो हैं, बॉलीवुड तो सरा हुआ नशेड़ी गैंग है। अरे कुछ भी बोलते हो यार, कम से कम बॉलीवुड अब उस लेवल से आगे बढ़ चुका है कि एक पैर मारूंगा तो मालूम चला बिल्डिंग गिर जाएगा। साउथ इंडियन फिल्म वहीं पहुंचा है अभी। साउथ इंडियन फिल्म सब में देखते हो, एक पैर मारेगा मालूम चला वो बगल में मारुति कार उड़ गए। यार कम से कम बॉलीवुड के जो व्यूअर हैं, जो कस्टमर हैं, वो इन सब चीज़ों से काफ़ी, मिथुन चक्रवर्ती करता था ये सब काम, पहले करता था ना मिथुन, है ना। अरे मिथुन तो एक बार देखा मैंने, चिकन खा रहा था, चिकन से मार दिया सबको। जी हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, मिथुन की फिल्मों में होता था। बट वही बात है, तो ऐसा नहीं है। बॉलीवुड की फिल्मों में मैं देखता हूँ कुछ फिल्म इतनी अच्छी बनी है, इतनी रियलिस्टिक बनाते हैं, वो काफ़ी रिसर्च करते हैं। आप देखो दृश्यम, दृश्यम में इन सब चीज़ों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। गंगा जल है, और भी फिल्में हो सकती हैं। जॉली एल भी है, जॉली एल भी देखा होगा आपने, देखा कि नहीं देखा? तो हाँ यस हो गया, मैं समझ गया तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि हर एग्जाम्पल अजय देवगन कहते हैं ना। सर अजय देवगन के फैन कितने क्लास में, फिर से बताओ। अजय देवगन के फैन, मैं तो खैर बहुत बड़ा फैन हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी लोग, सर राजपाल यादव, खैर वो बहुत अच्छा एक्टर है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन एडमिशन कन्फेशन, जल्दी कराओ, एग्जाम में आ सकता है। 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। बताओ, एडमिशन सिविल में भी हो सकता है और क्रिमिनल में भी, लेकिन कन्फेशन सिर्फ कहाँ होगा? थोड़ा मेरे साथ साथ बोलते जाओ भाई। देखिए भाई, जो मेरे साथ साथ बोलेगा उसके पास होने की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका रिवीजन मेरे साथ हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा आलस करेगा मेरे साथ बोलने में, उनको बाद में दिक्कत होगी आगे। एडमिशन हमेशा वॉलेंट्री हो जरूरी नहीं है। वो थोड़ा, मैंने बोला नहीं था एडमिशन में थोड़ा मारपीट के भी एडमिशन ले लिए तो क्या होगा, सिर्फ जुर्माना ही भरवाए होगे ना, क्योंकि सिविल मैटर है। लेकिन कन्फेशन हमेशा क्या होना चाहिए? वॉलेंट्री ही होना चाहिए। एडमिशन कोई भी कर सकता है, लेकिन कन्फेशन सिर्फ कौन कर सकता है? एक्यूज्ड। एडमिशन को एक्यूज्ड को बाउंड नहीं करता है ना, को एक्यूज्ड को बाइंड नहीं करता है। लेकिन कन्फेशन में भी दिखाया था, अगर जॉइंटली ट्राइड है, क्या है? जॉइंटली ट्राइड, तो को एक्यूज्ड को भी वो क्या करता है? बाइंड करता है। देखा था ना आपने। उसके बाद एडमिशन, हर एडमिशन जरूरी नहीं कि कन्फेशन बने, पर हर कन्फेशन पहले एडमिशन है। तो आपका कितना पॉइंट हो गया? 1 2 3 4 5 बोलो। तो एक छट्टा भी लिख लो, है ना। लिखो, एडमिशन इज अ वाइडर टर्म, एडमिशन इज अ वाइडर टर्म, कन्फेशन क्या है? नैरोअर। एडमिशन इज अ वाइडर टर्म, कन्फेशन इज अ नैरोअर टर्म। कन्फेशन नैरोअर है ना, छोटा है ना। कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल में है, एडमिशन तो दोनों जगह है। तो एडमिशन इज अ वाइडर टर्म, कन्फेशन इज अ नैरोअर टर्म, याद रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये एरिया एडमिशन है तो इसमें कहीं कहीं कन्फेशन होगा। क्यों? जहां जहां क्रिमिनल मैटर होगा वहां वहां कन्फेशन होगा। लेकिन देखा जाए तो है तो पूरा एडमिशन ही ना। तो हर कन्फेशन पहले एडमिशन है, पर हर एडमिशन जरूरी नहीं है क्या बने? कन्फेशन बने। क्लियर है? याद रहेगा तुम लोग को। चलिए जी, अब हम आ रहे हैं, 3 चीज पढ़ेंगे। बोलो क्या क्या? बोलो बोलो। आइए, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। सुनिए, किसी भी केस को प्रूव होने में 3 चीजें चाहिए हमें। बोलो क्या क्या? मोटिव चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए और कंडक्ट चाहिए। ठीक है, तीनों चीज होना चाहिए। सिर्फ मोटिव हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा। बात समझ में आया?
कंडक्ट हो गया, प्रिपरेशन हुआ तो भी काम नहीं चलेगा। मैंने बोला था ना, क्राइम सोचने के लिए नहीं है सजा, क्राइम करने के लिए सजा है। ऐसे तो क्राइम क्यों दिन भर में क्लास में किसी दिन मैं ज़्यादा पढ़ा दूं, बच्चा क्राइम सोचने लगता है मेरे लिए कि निकलने दे, आज आज इसको उड़ा दूंगा। तो क्राइम सोचने पर थोड़ी पनिशमेंट है, क्राइम करने पे है। तो ये 3 स्टेप हैं। बोलो क्या क्या? पहले मोटिव बनता है, फिर प्रिपरेशन होता है, कहाँ से कट्टा उट्टा लाएंगे, बंदूक लाएंगे, और तब जाके कंडक्ट आए ढिचको आए, है ना, ऐसा होता है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मोटिव। सबसे पहले क्या चेक होता है? मोटिव। आपको मालूम होगा बड़ा अंतर है इन सब चीज़ों में। बिना मोटिव का करोगे तो सेल्फ डिफेंस भी होता है ना, वो एक्सीडेंट भी माना जाता है कि एक्सीडेंटली चल गया। क्या चल गया? एक्सीडेंटली चल गया। लेकिन मोटिव पता चल जाए तो क्राइम है। क्या है? क्राइम। खैर इसको ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा आईपीसी में। कहाँ पढ़ाऊंगा? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। वो जब आईपीसी पढ़ोगे तो आईपीसी 1, आईपीसी 2, तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। पढ़ के खूब पढ़ना, यही सब तो पढ़ना है उसमें। आईपीसी में तो यही सब है, ये सब पूरा जेल वेल, ये सब फांसी उसी सब। आइए इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ जी, मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है कि एक इमोशन है जो किसी आदमी को प्रेरित करता है कि हमें ये काम करना है। जैसे तुम सबों का मोटिव है इस क्लास में बैठा हुआ, तुम लोग का मोटिव, ज़्यादातर बच्चों का मोटिव पैसा कमाना है। पैसा कमाना है तो भाई कुछ बनना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा तो सीएस बनना पड़ेगा तो कोचिंग लेने आए हो। सबके दिमाग के पीछे पैसा है। मोटिव क्या है? पैसा है। हाँ, कुछ लोगों के मोटिव अलग भी हो सकते हैं। अब भाई सोहन कर रहा तो मोहन भी साथ में बैठ के कर रहा है। गीता आई है तो मीता भी पीछे से आ गई है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, कभी कभी कोई सुमन है तो सौरभ भी पीछे से आ गया। तो सबके मोटिव अलग अलग होते हैं। अच्छा, क्लास में कितने ऐसे बच्चे जिसका मोटिव ये है कि भाई एक पैसा कमाना है, घर वाले को सपोर्ट करना है, घर वाले का इज्जत बढ़ाना है, सोसाइटी में माता पिता का नाम ऊंचा करना है, इसलिए इस क्लास में। अच्छा, कहा आपने ऐसा मोटिव बोला सब हाथ उठाएगा। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं कि सुमन आई है इसलिए सौरभ भी पीछे से आया? ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलेगा तो सबसे पहले तो मैं ही एक्शन लूंगा, है कि नहीं? अच्छा, गीता के साथ मीता, कोई तो अपनी दोस्त को पकड़ के लाई होगी, चल चल बहुत अच्छा पढ़ाते, चल हम चलो, बेचारी क्या पढ़ाते अच्छा है वो तो ठीक है, पर मुझे करना नहीं है। सोहन मोहन को लेके आया है, बहुत लोग हैं। खैर, सोहन मोहन को लेके, मैं समझ गया ना, दोस्तों को लेके आते हैं। मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिर्फ मोटिव से हो जाता है क्या? रुको रुको रुको, बोले मोटिव से हो जाएगा क्या? सिर्फ मोटिव है बस? अब एक केस हुआ, केस का नाम बोलो, तारा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ? अरे सुनो, इसमें क्या हुआ, तारा देवी के हस्बैंड का मर्डर हो गया और उसका आरोप लगा तारा देवी के बॉयफ्रेंड पे। अरे यार, ये लिखा हुआ है। पैरामोर का मतलब होता है जिसके साथ आपके अवैध संबंध हैं। खैर, आजकल हमारी सोसाइटी इतनी ऊपर हो गई है कि अब कोई चीज़ अवैध नहीं रहा, सब जस्टिफाइड है कि नहीं? अब मालूम है ना, अब भाई अब ये सब पढ़ा रहा हूँ तो ये सब तो बोलना पड़ेगा। कोर्ट ने परमिट कर दिया है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हैं अगर आपका अपना मर्जी है तो। ये एक फंडामेंटल राइट माना गया है। नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? ये अब कहा गया कि शादीशुदा लोग भी चाहें तो अफेयर चला सकते हैं। अगर सीधी सी बात है, अगर दोनों के आपसी ने, मतलब पति बोलेगा कि जाओ तुम, है ना, ये एक राइट माना गया है कि किसी को कोई पसंद आ रहा है तो उसके साथ वो जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत है लोगों पे आजकल कि अगर वो पति हैं तो पत्नी को इतना प्यार दें कि पत्नी इधर उधर ना हो, और अगर पत्नी है तो उस पर बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर है कि पति को इतना प्यार दे कि पति इधर उधर ना हो। क्योंकि कोर्ट ने अब परमिशन कर दे दिया है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डेफिशिएंसी इन सर्विस लगे तो आप इधर उधर जा सकते हैं। नहीं मालूम है आपको? अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफेंस नहीं माना जाता है, पहले ऑफेंस था। पहले क्या था? ऑफेंस, जेल हो जाता था। शादीशुदा आदमी कहीं भी दिखा, मान लीजिए कुछ ऐसे में, तो फिर जेल। अब जेल नहीं हो रहा है, कहा कि ऑफेंस नहीं। सही बात है, ऑफेंस इस बात का है। किसी भाई कोई कहीं इधर उधर गया तो कुछ ना कुछ कारण तो दूसरे पार्टी में भी है। नहीं मेरा मन, अरे यार मैं बड़ा ओपन, मैं तो इस केस में आता ही नहीं हूँ। मैरिटल अफेयर के लिए पहले मैरिज होना जरूरी है। मेरा तो मैरिज ही नहीं हुआ है। सुनिए आप, अरे भाई तुम ये लोग तो, हाँ सुनिए, आप लोग को इसलिए बता दे रहा हूँ जो आने वाले समय में आप लोग को ये सब काम आएगा, है ना।
चलिए, कि जो हालात हैं तुम लोगों के वो देख के लगता है कि तुम लोग इन सब केसेस में फंसोगे। आइए, पैरामोर का मतलब होता है जो आपका, एक्चुअली इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है आशिक। अब जो है तो वही बोलूंगा ना, मैं क्या करूं, मैं केस हटा दूं यहां से? ठीक है, चलो आइए। एक्यूटेड, एक्यूटेड का मतलब लिखो बाइज्जत बड़ी हो जाना, बाइज्जत बड़ी हो जाना, लिखो बाइज्जत बड़ी हो जाना। बाइज्जत नहीं लिख पा रहे हो, बाइज्जत लिखो, बाइज्जत बड़ी हो जाना, बाइज्जत बड़ी हो जाना। समझ में आ गया? सुनिए, इधर सुनिए अब जो मैं बोल रहा हूं। हाँ जी, शांत 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 शांत, सुनो। अरे सुनो, इस केस में जब कोर्ट ने, अरे भाई सुन लो, बाद में अपना फ्यूचर प्लानिंग करना, सुनो पहले। एक कहानी क्या बता दिया, सारा बच्चा देख रहा है कि बता फोन में कौन कौन नंबर है, अभी से ही देखो इधर। इस केस में जब तारा देवी के हस्बैंड का मर्डर हुआ तो सबसे पहले पकड़ा गया किसको? उसके पैरामोर को। पैरामोर कौन है? आशिक। उस आशिक को पकड़ा गया और ये आसपास के लोगों ने बताया कि जो तारा देवी है, चूंकि तारा देवी है और इसका एक आशिक है, तो मोटिव है कि वो अपने पति से मतलब छुट्टी पाना चाहती थी, छुटकारा पाना चाहती थी, और चांसेस हैं कि इसके आशिक ने उसको मार दिया। लेकिन फिर वही बात, जिस समय उसको मारा गया, पति को मारा गया, उस समय आशिक जो उसका था वो हो सकता है दूसरे जगह था। इसका मतलब बाज्यत बड़ी हो गया। तो देखिए, सिर्फ मोटिव होने से नहीं होता है। मोटिव है, तारा देवी से पूछा गया क्या तुम सच में अपने पति से छुट्टी पाना चाहती थी, छुटकारा पाना चाहती थी? हाँ एकदम, मैं पाना चाहती थी, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन वो बोली फिर मैंने मर्डर नहीं किया। नहीं समझे? या मैंने या मेरे पैरामाउंट ने मर्डर नहीं किया, दोनों में डिफरेंस। मोटिव होना अलग चीज है। मोटिव के साथ जब तक प्रिपरेशन और कंडक्ट नहीं साबित होगा वो ऑफेंस साबित नहीं हो। तो क्राइम सोचने के लिए नहीं है, मतलब सोचने के लिए पनिशमेंट नहीं इस देश में, क्राइम करने के लिए। तो सिर्फ मोटिव से काम नहीं चलेगा। मोटिव के बाद क्या होना चाहिए? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब अरेंजमेंट करना। जैसे तुमने मोटिव बनाया कि इसको जहर मिला के मार दूंगा, तो मालूम चला जहर खरीदने नहीं निकले थे, या जहर बना रहे हैं घर में बैठ के, और खुद भी एक बार टेस्ट कर लिए कि ठीक कर रहा है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, मर के एक बार चेक किए। अगला, और तीसरे कंडक्ट में क्या करते हो? अटेम्प्ट कर देते हो। अटेम्प्ट का मतलब क्या चाहिए? ऑफेंस, 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 ऑफेंस लिख लिया क्या? इतना तो तुम लोग खुद भी समझ गए होगे। ऑफिस थोड़ी होगा, क्या होगा? ऑफेंस। क्लियर है जी? इसको लिखिए ऑफेंस। क्या लिखिए? ऑफेंस, ऑफेंस। अब आइए कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब तो कर दिया तुमने जो तुम्हें करना था, जो सोचा वो कर दिया, मतलब एक्चुअल कमीशन। लिखो यहां पे एक्चुअल पे टिक मारो। कमिट कर दिया एकदम। बंदूक था तो चला दिया, तलवार था तो घुसा दिया, जहर था तो मिला दिया, और भूत से मरवाना था तो भूत को बुला लिया, ईम भ्रीम कोल्ड क्रीम करके। ठीक है, चलिए जी हेडिंग बोलो। अब जो नहीं बोल रहा बेवकूफ है, सीधा सा बात। दो बार बोलो, रुक जाओ रुक जाओ। अरे सब ऑटोमेटिक हो गया मेरे यहाँ, 4 बार बोल के ही छोड़ता है। तो तुम लोग मेट्रो का टोकन लेने जाते होगे तो क्या बोलते हो? रजौरी गार्डन, रजौरी गार्डन, रजौरी गार्डन, रजौरी गार्डन। 4 बार बोलते हो तुम लोग। मैंने बोला यार 2 ही बार बोलो, इस बार 2 बार कुछ और बुलवाना था, ये लोग 4 बार बोल के छोड़ा है। यहां लिखो अब लिख, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन लिखिए, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन लिखो, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन लिखा। सुनो, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होता है सो सुनो। एक्चुअली ये ना, फैक्ट ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, एक बार बोलो तो, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, याद रखना एग्जाम में आता है ये। 5 स्टार रेटिंग। ऐसे तो पूरा चैप्टर ही 5 स्टार। एक्चुअली मेरा नोट्स है, नोट्स में तो मैंने वही चीज़ डाला है जो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो मॉड्यूल पढ़िए, ICSI मॉड्यूल, उसमें सारी चीज़ें। ये तो मेरा नोट्स है ना, बोलने के लिए दूसरे के फैशन के चक्कर में मैं भी बुक बोल देता हूँ। बुक थोड़ी है, बुक तो तुम्हारा बस एक ही होता है, ICSI मॉड्यूल। ये तो नोट्स हैं। क्या है? नोट्स। तो नोट्स में तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डाली जाती है। इधर देखिए, इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 है क्या? देखो तो, ये 6 चीज़ों को एविडेंस नहीं माना जाएगा।
मतलब ये 6 चीजें जो मैं बताऊंगा इसको एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाएगा। मतलब ये ऐसी बातचीत है, ऐसी चीजें हैं जिसको एविडेंस के तौर पे आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। सबसे पहला जजेस एंड मजिस्ट्रेट। एक बात बताओ, जैसे एक जज है, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने केस चला, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने भी बहुत सारी चीजें प्रूफ हो गई होंगी, लेकिन केस चला गया अपील में हाई कोर्ट। तो क्या हाई कोर्ट में तुम बोलते वक्त तुम बोल सकते हो सर जज साहब थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पूछिए उनसे प्रूफ हुआ है कि नहीं, पूछिए उनसे, बुलाइए उनको, बुलाइए। मतलब ये सब गांव में खूब होता है, कुछ भी होगा ना पूछा पूछा बोलो होगा, पूछा पूछा बोल समझते हैं, इसको बुला उसको बुला पूछ, और सामने वाला बदल जाता है। ये होता है कि नहीं होता है, सब गांव में खूब होता है, लेकिन यहां पे ये सब नहीं चलेगा, समझे ना। अब तो जज को बुलाओगे, मतलब पंचायत चल रहा वहां। तो सुनिए, जज मजिस्ट्रेट ये सब जितने भी जुडिशियल लोग हैं, इनको कभी भी आप बुला नहीं सकते और इनको मजबूर नहीं कर सकते कि आपने जो देखा सुना आप उसको यहां बोलिए, नहीं समझे। ये प्रिविलेज्ड हैं, क्या है, प्रिविलेज्ड हैं। पर वो तो 4 लाइन है। चाहिए कोई दिक्कत है ना। अच्छा, एक केस में अनलेस भी लिखा था। अनलेस का मतलब, अच्छा मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया तो जाएगा वो, लेकिन ऐसे आप बुला सकते हैं, जैसे जज को ही बुला लिया, जैसे घर में बुला लिया, जज साहब कल प्रूफ हुआ ना, आइए आप। क्या बात है, जज वज को बुलाओगे तुम, आ जाओ अगला। हाँ, ये अब तुम लोग इंटरेस्टेड हो जाओगे। कम्युनिकेशन बिटवीन हबी एंड वाईफाई, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग मैरिज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्यूरिंग। याद रखना, ना शादी से पहले ना शादी के बाद, मतलब शादी के बाद मतलब डिवोर्स के बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए इधर देखिए, मालूम चला एक इंसान है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है, बहुत अच्छी चल रही थी। एकाएक ज़िंदगी में भूचाल आया, उसका शादी हो गया, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, बिफोर मैरिज। ये क्या है, आफ्टर डाइवोर्स, ये ना। और ये क्या है बीच का, ये जो जिंदगी उथल पुथल मचा हुआ पूरा, ये है ड्यूरिंग मैरिज। ये हैंडराइटिंग मेरा बन ही नहीं पा रहा है यार, ये इसमें ड्यूरिंग लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ड्यूरिंग मैरिज, इसने किसी ने गलत चीज़ से इसको साफ कर दिया है, तो पूरा का पूरा इसमें लिखना ही नहीं बन रहा है। ड्यूरिंग मैरिज, यहाँ पर लिखो बिफोर मैरिज। आप मुझे बताओ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहाँ है, ड्यूरिंग मैरिज, है ना, ड्यूरिंग मैरिज। ये देखिए, ये है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, लिख लेना तो तुम लोग। पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। तो पति और पत्नी, पहले तुम लिख लो, सेवा बताता हूं उन दोनों के बारे में। हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है, बिफोर मैरिज, आफ्टर डाइवोर्स, और बीच में क्या है, ड्यूरिंग मैरिज। तो सिर्फ ड्यूरिंग मैरिज वाला जो है वो क्या है, प्रिविलेज्ड है, ना उससे आगे ना उससे पीछे। क्लास में कितने लोग मैरिड हैं, आप पीछे मैरिड है, नहीं कोई बात नहीं, मैरिड तो इसमें क्या बुरा है, नहीं कोई है मैरिड, ये सीक्रेटली मैरिड। हाँ, ऐसे लोग होते हैं, बाद में माता पिता को पता चला एकाएक है कि पापा को जाके बता रहे पोता आपका, कहा इसको तो बहुत दिन से क्रिकेट खेलते देख रहा हूं गली में, कहा आपका ही है घर का, हमारे घर का ही है। हाँ जी, ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। खैर अब सोसाइटी काफ़ी ओपन हो चुकी है, माता पिता भी अब तैयार हो जाते हैं लव मैरिज के लिए, बशर्ते कि सामने वाला पार्टी कम से कम जंतु ना हो, इंसान हो। क्या हो, इंसान हो, है ना। तो ये लोग जो भाग भूख के शादी करते हैं ना, ये कभी मत करना, हमेशा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी सब बात आई तो बता दे रहा हूँ, ये बहुत बुरा होता है। माता पिता के कंसेंट से ही होना चाहिए। अगर वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो उनको कन्विंस कीजिए, उसको समझाइए कि देखने में ही गधा लग रहा है पर वो गधा नहीं है, देखने में जेल से भागा हुआ लग रहा है पर इसका चेहरा ही ऐसा है। नहीं समझे, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है ना।
लेकिन अच्छा कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा नहीं माने फिर भी तो फिर आप जानिए, छोड़ दो। वाह क्या बात है, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया है ना। एक्चुअली पहले के जमाने में माता पिता नहीं समझते थे, वो समझना ही नहीं चाहते थे, मतलब समझना नहीं चाहते मतलब नहीं तो नहीं। नहीं अब हरियाणा में कितना ऑनर किलिंग सब हुआ नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है, देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, लोगों को पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए। आज जो सोसाइटी इतना ओपन हुआ है ना, और जिनके घर में भी ये लव मैरिज हो रही है, उसको कम से कम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इस सिचुएशन को लाने के लिए अपनी जान दे दी। बहुत सारे लड़का लड़की ये सब मारे गए, कभी कभी रेलवे ट्रैक पे छोड़ दी जी, लेकिन कोई बताइए उन लोगों ने अपनी जान दे दे के सोसाइटी में ऐसा कल्चर लाया कि अब माता पिता एक्सेप्ट करने लगे, है कि नहीं। लेकिन लोग उन लोगों को कभी याद नहीं करते, उल्टा उन लोगों के घर वाले को अरे तो ऐसा बच्चा था, ऐसा बच्चा, ऐसे करते हैं। अरे भाई जिसके बारे में तुम बोलो तुम्हारे घर में भी आगे ऐसा हो, है ना। इसलिए मैं किसी भी चीज़ को बुरा नहीं मानता हूँ दुनिया में। मेरा सीधा सा मानना है कि अगर आप सब लोग सहमत हैं तो सब कुछ जस्टिफाइड है कि नहीं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोलना, पहले बताइए। खुशी ढूंढने तो दिन भर लोग निकलता है, किसी को खुशी मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई। खुशी मिल रही है वो नहीं, मतलब खुशी नाम वाली नहीं, हैप्पीनेस। क्या है हैप्पीनेस, किसी का नाम खुशी तो नहीं है क्लास में। चलिए अच्छा, ड्यूरिंग मैरिज पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी सेक्रेट माना गया है। सेक्रेट का मतलब काफ़ी सम्मान के साथ हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, और है भी बहुत इंपॉर्टेंट, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको काफ़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करता हूँ क्योंकि इज्जत ही बहुत है कि नहीं। तो बताता हूँ, पति पत्नी कहा जाता है, पति और पत्नी का रिश्ता सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और होना चाहिए। पति पत्नी को बहुत सारी बातें बताता है, पत्नी भी पति को बहुत सारी बातें बताती हैं। अगर हर बात को एविडेंस के तौर पे कोर्ट में लिया जाए तो फिर कोर्ट में केसेस करोड़ों अरबों हो जाएंगे। डोमेस्टिक पीस जो है, जो सामाजिक शांति है, जो घरेलू शांति है, वो खत्म हो जाएगी। मालूम चला पति पत्नी में झगड़ा भी बहुत होता है, बहुत झगड़ा होता है, बहुत भयंकर झगड़ा होता रहता है। इसी से तो डरा हुआ हूँ मैं आज तक, भयंकर झगड़ा। इतना झगड़ा हो जाता है कि एकदम थप्पड़बाजी, मार पीट, कुटाई उटाई सब होता रहता है। नहीं, दोनों तरफ से जमाना बदल गया अब जी। बहुत बार फ्लैट से मालूम चला लड़का बाहर निकल रहा मार खाते हुए, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है ना। मैंने बहुत बार देखा है, अब तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक पोल पे ऐसे भी स्टिकर चिपक रहे हैं कि पत्नी के सताए हुए पति हमें संपर्क करे। अरे अच्छा, आप लोग नहीं देखे हो क्या ट्रैफिक सिग्नल पर सब देखना कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा क्योंकि बेइज्जती होगी। तो शुरू में कुछ दिन तक चलता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पत्नी अपने रूप में आती है, और जब रूप में आती है तो फिर बस है। तो काली माता, ये लोग का तो अलग ही कहानी है। खैर इन सब चीज़ों से डरना चाहिए। सुनिए आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ड्यूरिंग मैरिज पति पत्नी को बहुत सारी चीज़ें, पत्नी पति को बहुत सारी चीज़ें बताता है। हर चीज़ को एविडेंस के तौर पे लिया नहीं जा सकता। जैसे मालूम चला पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी तुरंत कोर्ट में चली गई। जानते हैं डेली चोरी करते हैं, कहाँ से पता चला तुम्हें? तो मुझे मालूम है ना, जितना भी कपड़ा मैंने पहना चोरी करके तो लाए हैं। अरे यार ऐसे होने लगे तो काम चलेगा हैं। फिर पति भी गुस्से में बोला, आपको मालूम है जो चिकन खिलाती है बगल वाले का मुर्गा चोरी करती है। करते हैं लोग ऐसा, बगल वाले का मुर्गा उड़ते हैं होगा करते, तुरंत उसको रख लिया। आओ आओ, किया क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा? अरे हलाल कर देते हैं लोग, आपको मालूम नहीं है। आइए, ए बी हो गया, सी। चलो सी पॉइंट जल्दी बोलो। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट लिखो। जानते हो ना स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है? लिखो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। सुनिए, सरकार के बारे में बहुत सारी बातें समाज में, बाजार में, सोसाइटी में चलती रहती हैं। तो जो बाजार में, सोसाइटी में, पब्लिक में चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें कुछ चीज़ें पब्लिश्ड भी होती हैं सरकार की तरफ से, कुछ चीज़ें अनपब्लिश्ड भी होती हैं। देखो, अगर पब्लिश्ड है, सरकार ने कुछ बोला, उस पर स्टैंप लगा दिया, तो भाई उसको एविडेंस माना जाएगा। लेकिन ऐसे जैसे आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे आजकल देखोगे दिल्ली में आजकल कल्चर हुआ है, बीजेपी वाला सब लिखता रहता है पोस्टर में केजरीवाल चोर है, तो मालूम चला वही पोस्टर उखाड़ के कोर्ट में पहुंच गए, सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, केजरीवाल चोर है। क्या
केजरीवाल के तरफ से क्या वो पब्लिश्ड है ना? अरे सरकार पे लोग 100 लोग आरोप लगाते हैं, सरकार क्या करेगी? मालूम चला एक को पैसा दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, दूसरा उसको चोर बोलने लगा। सरकार सबको सेटिस्फाई भी नहीं कर सकती भाई, इतना तो रिसोर्सेज नहीं है इस देश में, इतना तो वेल्थ नहीं है, इतना तो पैसा नहीं है। आप सरकार जहां जाती है वहां लोग उससे मांगते हैं, नहीं मांगते? पहले बताइए आप। तो सरकार के खिलाफ कितने नारे लगते हैं, सरकार के खिलाफ कितनी बातें होती हैं, लेकिन क्या वो सब पब्लिश्ड होती हैं? क्या वो सब ऑफिशियल होती हैं? तो याद रखना, अगर वो अनपब्लिश, कहीं अनपब्लिश्ड वर्ड आया होगा, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पहले बताओ। तो अनपब्लिश्ड वाला को नहीं माना जाएगा। अच्छा एक काम करें, अनपब्लिश्ड लेके गए, जैसे हम अनपब्लिश्ड को लेके गए सरकारी डिपार्टमेंट में, हमको देखिए ऐसी ऐसी बात हो रही है, केजरीवाल चोर ऐसा लिखा हुआ है, क्या आप मानते हैं? तो वहां क्या आई ऑफिस स्टैम्प मार दिया, हाँ बात सही है, तब तब तो वो एविडेंस लिया जाएगा। तो अनपब्लिश्ड पब्लिश बन गया ना? नहीं समझे आप? जरा पढ़ के देखो, ये लिखा हुआ है। परमिशन ले लेंगे तो ठीक है, लेकिन बिना परमिशन लिए करेंगे तो ये अजीब बात नहीं है। तो सरकार के खिलाफ 100 बातें उड़ती हैं, सबको एविडेंस के तौर पे यूज किया नहीं जा सकता, खासकर तब जब वो क्या हो, सरकार की तरफ से अनपब्लिश्ड हो। ठीक है, आगे बढ़े। ऑफिशियल पब्लिकेशन, याद रखिएगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मैंने क्या बोला? अच्छा ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन याद रखिएगा, किसी भी पब्लिक ऑफिसर के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो आपको हर चीज के बारे में एविडेंस दे। जैसे वही तुम लोग को बताया था आरटीआई एक्ट में, कौन कौन बोलो? रॉ, सीबीआई, ईडी, वो लोग बहुत सारी चीजें सीक्रेट रखते हैं, है ना? अब कोई मालूम चला केस कर दिया, कहा सर इससे पूछिए सीक्रेट क्या रखे हुआ, वो कोर्ट में भी जाके बोल देगा मैं नहीं बता पाऊंगा सर अभी। अरे भाई कोर्ट में बता दिया तो दुनिया को पता चल गया ना। अरे बहुत सारे ऑपरेशन इस देश में, रॉ के तो ऐसे ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं कि आपको क्या बताऊं। क्या लगता है रॉ के लोग अब पाकिस्तान में नहीं होंगे? रॉ के लोग इजराइल में नहीं होंगे? रॉ के लोग बांग्लादेश में नहीं होंगे? एकदम घूम रहे हैं, उन्हीं के सिटीजन की तरफ घूम रहे हैं। अच्छा क्या लगता है आईएसआई के लोग भारत में नहीं होंगे? सबके इंटेलिजेंस के लोग यहाँ घूमते रहते हैं, समझ में आ गया? अब ये सब बातें कैसे शेयर करेगा वो शेयर करेगा, मामला बिगड़ जाएगा। बहुत फिल्मों में तुमने देखा होगा, ये लोग मर भी जाते हैं ना तो भारत ओन नहीं करता है इसको, बोलते हमारा आदमी नहीं था जी। तो ये सारी चीजें आपको बताई नहीं जा सकती। अगला बोलो। मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है ना? अब देखो पुलिस ऑफिसर वहां पे पहुंचा और देखा कुछ, और वो देखा तो अपने रिपोर्ट में लिख दिया। अब पुलिस को ही क्या बना लिया तुमने, मतलब विटनेस। पुलिस अपना काम कर रही है, वो कोई विटनेस किसी का नहीं है। वो बात समझ में आ रही है ना? उसने अपना रिपोर्ट सौंप दिया, बात खत्म। अगला प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, सुनो ये सबसे अच्छा होता है। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो देखो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में प्रोफेशनल्स के साथ कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CWAs जो CMAs कहते हो जिसको आजकल, बस यही कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं। आजकल इंजीनियर भी अपने आप को प्रोफेशनली बोलता है, तो अगर इंजीनियर प्रोफेशनल तो हम टेक्नीशियन हैं, मतलब चलिए हो गया, आवाज आ रही है? हाँ जी, सुनो सुनो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। एक बात बताइए, जो वकील हैं, क्या हैं? वकील हैं, CS है, CA है, CMA है, इन लोग को अपने क्लाइंट के बारे में सब कुछ मालूम होता है, नहीं समझे आप? तो याद रखना, क्या कभी वकील को जितना बात आपने बताया, क्या वकील आपके खिलाफ जा सकता है? जैसे एग्जाम्पल इधर देखो, जैसे ये है, ये मेरा क्लाइंट बना, ये मेरा क्या बना? क्लाइंट बना। क्लाइंट कैसे बना? मैं वकील हूँ मान लो, और इससे मैंने पूछा कि तुम पर हत्या का आरोप है, जान तो बताओ, वकील जेल में आके मिलता है, तो इसको कोने में ले गया, मैंने पूछा सच में मारे हो क्या? कहाँ मारा?
मारा है मैंने। क्या चीज़ से मारे हो? कहा चाकू से मारा। तो चाकू कहाँ है? तो कहा नाली में फेंक दिए थे। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं गया वहाँ, नाली से निकाला। नहीं करता है वकील सभी सब काम, कौन दुनिया में हो तुम? चुपचाप गया वहाँ से निकलवाया, उसके बाद उसका चाकू को अपना गला उला के खत्म कर दिया होगा। ऐसे करते हैं ना, एविडेंस डिस्ट्रक्शन तो ऐसे ही होता है। चाकू बच गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग नहीं सिखा रहे हैं क्या आप हम लोग को कैसे? वो तो गला के खत्म कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद सुनो, जब एविडेंस मैंने डिस्ट्रक्ट कर दिया और कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया, तब मेरा ही फीस नहीं दे रहा मुझे। कह रहा, मैं कहा फीस मेरा, कहा एक और चाकू खरीदना पड़ेगा क्या? अब मेरा हालत खराब। अच्छा मैं अब कोर्ट में जाके, मैं वकील हूं, क्या मैं ये सब कह सकता हूं कि नहीं नहीं यही किया था, इसने तो मुझे बताया था, या हाँ ये चाकू मैंने ही गलाया है? नहीं बोल पाएंगे आप। एक्चुअली आप बोलने जाएंगे भी तो कोर्ट क्या बोलेगा? क्लाइंट प्रोफेशनल्स को जितनी बातें बताता है, उस बातों को बेस बना के प्रोफेशनल्स कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ऐसे होने लगा तो दुनिया में कोई किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। नहीं समझे आप? तो याद रखना, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रिविलेज। इसको एविडेंस के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं मालूम होता है कि उसका क्लाइंट कहाँ कहाँ इनकम टैक्स इवेजन कर रहा है? सबको सब कुछ मालूम होता है। कंपनी सेक्रेटरीज को मालूम नहीं होता कंपनी में अलॉटमेंट कहाँ हो रहा है, कहाँ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए गए, सबको सब कुछ मालूम। लेकिन हाँ, लेकिन यही बात है कि वो नहीं जा सकते। इसलिए आपने एक फिल्म देखी होगी जॉली एलएलबी, सेम कहानी हुआ था। फर्स्ट वाला जॉली एलएलबी, फर्स्ट में उसने केस जीत लिया, बाद में वकील को मनचाहा पैसा नहीं दिया। देखा होगा उस फिल्म में। तो तुमने देखा होगा, अगर वकील खुद केस कर सकता होता तो करता, लेकिन वकील ने ऐसा नहीं किया। वकील ने एक अलग से आदमी को प्लांट किया, फिर से केस खुलवाया और सोचा कि इस बार मैं फिर से जीत जाऊंगा। वो अलग बात है कि वो हार गया। देखे थे ना उस फिल्म में? फिल्म समझते हो कि सिर्फ हीरोइन को देखने जाते हो तुम लोग? हीरोइन बस हो गया कहानी तुम लोग का। तो आइए अगला हेडिंग बोलो। ओरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट। सुनो एक चीज बताता हूं, इधर देखो। तुमको मालूम है एविडेंस दो तरीके का होता है? बोलो क्या क्या? ओरल और डॉक्यूमेंट्री। सुन लो शांति से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। चाहे आप एविडेंस कोई भी दीजिए, फैक्ट को ही प्रूफ करेंगे। अच्छा फैक्ट को प्रूफ करेंगे तो फैक्ट कहीं होगा। फैक्ट दो जगह हो सकता है, या तो फैक्ट किसी डॉक्यूमेंट में। अब बोलो, बोलो सर फैक्ट डॉक्यूमेंट में कैसे होगा? जमीन किसकी है कहाँ लिखा हुआ होगा? पेपर में। पेपर में ना। तो फैक्ट इज कंटेन्ड इन पेपर। पेपर मीन्स डॉक्यूमेंट। तो याद रखना, फैक्ट डॉक्यूमेंट में हो सकता है या अदर। अदर फैक्ट का मतलब अब जैसे किसी का हत्या हुआ, उसका थोड़ी कुछ होगा। तो देखो दो तरीके का। अगर फैक्ट डॉक्यूमेंट में है तो भाई सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही चलेगा। अब सीधी सी बात है, कोर्ट पूछा कि भाई जमीन किसका है, तो जमीन का कागज दिखाओ। बोल क्या रहे हो? मुंह से बोलने से कुछ प्रूफ नहीं होगा, मुझे कागज ही चाहिए। तो इफ द फैक्ट इज कंटेन्ड इन डॉक्यूमेंट, देन दैट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर फैक्ट डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा ना। क्लियर है ना? मालूम चला जमीन का पेपर नहीं दिखा रहे हो, 17 आदमी खड़ा कर रहे हो। अब 17 आदमी ने, तुम 1700 आदमी खड़ा कर दो, फिर भी प्रूफ नहीं होगा। क्योंकि भाई जमीन किसका होता है वो तो पेपर से पता चलता है। भाई एक ही आदमी आओ पर पेपर लेके आओ। तो इफ द फैक्ट इज कंटेन्ड इन डॉक्यूमेंट, दैट फैक्ट कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वहां ओरल एविडेंस काम करेगा नहीं। याद रहेगा? अच्छा अगर अदर फैक्ट है तो जैसे हत्या उत्या वाला केस है ये सब, तो वहां दोनों चल सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी और ओरल भी। अब बताओ जैसे हत्या हुआ है, सीसीटीवी कैमरा में आ गया, तो सीसीटीवी कैमरा क्या हो गया? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हो गया ना। या किसी ने देख लिया, ऐसे देख रहा था मर्डर होते देख, एंजॉय कर रहा था, तो हो गया आई विटनेस। क्या हो गया? आई विटनेस। आई विटनेस तो ओरल देगा ना, कोर्ट में आएगा बोलेगा। नहीं समझ में आया इन लोग को? तो जल्दी बोलो। फैक्ट अगर डॉक्यूमेंट में है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, लेकिन अगर फैक्ट अदर फैक्ट है तो ओरल एविडेंस से भी प्रूफ हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी प्रूफ हो सकता है। मुझे लगता है ये चार्ट बना हुआ होगा, है बना हुआ, देख लो आगे पीछे कहीं होगा, देखना सबसे फर्स्ट पेज पे ही है। थोड़ा सा पेज ठीक कर लेना, मतलब लिख देना कि ये चार्ट की जरूरत वहां है आपको। पेज नंबर रेफर कर दो ना। कुछ लोगों को तो मिल ही नहीं पाया, मैंने कहा शुरू से आगे तो सीधा इंडेक्स पे पहुंच गया हो है?
ठीक है, चलिए अब सुनो। अब इसमें डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें तो क्या ही कहना, लेकिन अदर फैक्ट है तो ओरल एविडेंस भी चलेगा। ओरल एविडेंस के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, देख लो इधर। ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, ये जनरल रूल है। देखो ये जनरल रूल, ये लाइन जनरल रूल है, उसमें लिखा भी होगा, इसके नीचे एक्सेप्शन है, मिला? क्या लिखा है? ओरल एविडेंस शैल ऑलवेज बी डायरेक्ट एविडेंस, या उल्टा बोलो तो वो हियर से नहीं, हियर से मतलब सुना सुनाया नहीं होना चाहिए। आपने देखा है तो बोलिए, नहीं तो निकलिए यहां से। जैसे मालूम चला, सुनो, कोई किसी विटनेस को बुलाया, बोला तुमने मर्डर होते देखा है? कहा देखा तो नहीं है, सुना है कि मर्डर हुआ था। तो कहा सुना हमने, निकल। नहीं समझे? जो बच्चे चार्ट उतार रहे हैं भाई, जब बुक मिलेगा तो उसमें चार्ट होगा ही, तो चार्ट उतारने की जरूरत क्या है ना? चार्ट उतारने के बजाय कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए प्लीज, है ना? और अगल बगल में कोई पुराना बच्चा बैठा रहता, थोड़ा गाइड कर दिया करो, पुराना बच्चा तो बर्बाद हो जाए। मजा आ रहा है हमें, तभी तो हम पुराने तू नया है ना? सुनिए, चार्ट तो बुक में रहता ही है ना। इधर देखिए, आप शांति से सुनते रहो। ओरल एविडेंस शुड ऑलवेज बी डायरेक्ट एंड इट शुड नॉट बी हियर से। हियर से का मतलब सुना सुनाया, लिख लो, हिंदी में लिखो। हियर से का मतलब सुना सुनाया वाला होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुना सुनाया वाला हुआ तो फिर तुम क्यों आए हो भाई? सीधा सा मतलब है कोई एविडेंस मतलब आया, आप विटनेस, मैंने बोला कि भाई तुमने देखा है? तो नहीं देखा, नहीं सुना है, तो सुना दुनिया है, निकल। अच्छा, वो बोले कि हाँ मैंने अपने आंखों से देखा है, तो हाँ वो अलग बात है, फैक्ट इन इशू हो या रिलेवेंट फैक्ट हो, किसी पे भी एविडेंस दो पर डायरेक्ट दो। नहीं समझे? पर डायरेक्ट दो, हियर से नहीं। सुना सुनाया क्या होता है यार? क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब यहां सुना सुनाया भी चलेगा। अरे ये मतलब हुआ ना, यहां हो सकता है कि आई विटनेस ना हो, कोई और हो, पर आई विटनेस ने किसी कुछ बताया हो, ये भी तो हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, चलो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे पढ़ा चुका हूं। तुमने टेस्टिमनी, यहां वर्ड आ रहा होगा, कहीं टेस्टिमनी वर्ड नहीं आया? चलो टेस्टिमनी कहीं वर्ड आ जाए तो तुम समझना, समझो गवाही। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? गवाही। आएगा ही आएगा, टेस्टिमनी वर्ड होगा अगले में, है ना? टेस्टिमनी का मतलब लिख लो गवाही। तुमने याद है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे में रतन वर्सेस क्वीन देखा था हमने? क्या उसमें टेलीफोन ऑपरेटर ने अपने आंखों से मर्डर होते देखा था, लेकिन फिर भी उसकी गवाही को रिलेवेंट माना गया था ना? नहीं समझ में आया लोग को? क्लियर है जी? तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे मतलब आंखों देखा ना हो, फिर भी उसको एविडेंस के तौर पे ले लिया जाता है। अगला, डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, एक बात याद रखना, ये बड़ा अच्छा माना जाता है लॉ में, कि मरते समय आदमी झूठ नहीं बोलता है, बशर्ते उसको पता हो कि मर रहा है सच में। ये भी बहुत जरूरी है, मरते समय आदमी झूठ नहीं बोलता है। एक फिल्म आई थी धमाल, देखे वो धमाल? अच्छा उल्टा, कितने लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है? जो नहीं देखी है वो तो खुद ही धमाल किए हुआ है। अरे यार मुझे तो लगता है वो सेटमैक्स सब पे स्टार, कौन कौन सा अब तो टीवी चैनल भी भूल गया मैं, चूंकि आजकल यूट्यूब पे दुनिया चल जाती है, सोनी मैक्स, ये सब जितना भी है, कितना बार रिपीट करता है धमाल को। धमाल, अच्छा कितने लोगों ने देख ली है धमाल फिल्म? कुछ, हाँ एक बहुत बड़ा डब्लू था वहां। उसमें प्रेम चोपड़ा होता है और वो मरता है, मतलब मरते समय वो 4 हीरो उसके सामने पहुंचता है और मरते समय वो बताता है कि मैंने बहुत सारा पैसा, क्या है, सेंट सेबेस्टियन गार्डन के एक बहुत बड़े डब्लू के अंदर गाड़ रखा है कि नहीं? पसंद ना गया? तो उसमें एक बोलता है हीरो, झूठ बोल रहा होगा, तो फिर से जिंदा होके बोलता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। देखे हो? नहीं देखे हो तुम लोग यार? ये वाला सीन देखे हो, जब वो फिर से जिंदा हो जाता है, बोलता है मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, और बाद में फिल्म में सच पाया जाता है। क्योंकि मरते समय आदमी को पता नहीं क्या डिवाइन चीजें दिखती हैं, वो उस समय झूठ बोलता नहीं है। अच्छा कुछ लोगों को अभी फिर वही वाला बात आएगा, सर क्या पता झूठ बोला हो, फिर भी इतना मक्कार हो कि मरते समय भी झूठ बोला हो। मैंने बोला इसको एविडेंस लिया जाएगा, प्रूफ होगा या नहीं होगा दैट इज अनदर, है ना, लेकिन एविडेंस ले लिया जाएगा। अच्छा मरता हुआ आदमी खुद मतलब कोर्ट में ही आके मरा होगा, जैसे मर रहा है पहले कोर्ट ले चल, क्योंकि ओरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट एविडेंस, तो मुझे वहां पहुंचा, ऐसा हुआ होगा कि कहीं भी मर गया होगा। तो मरते समय जिसको बताया, क्या वो अब एज गुड एज आई विटनेस माना जाएगा? बोलो। तो देखो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट इस केस में। तो डाइंग डिक्लेरेशन में मरते वक्त कभी भी किसी ने किसी को कुछ बोला, तो जिसको बोला वो गवाही दे सकता है कि हाँ मेरे सामने उसने मरते समय ये बोला था। फिर कुछ लोगों को लगेगा सर वो झूठ बोल सकता है,
फिर मैंने बोला ये एविडेंस के तौर पे सिर्फ लिया गया है, प्रूफ होगा कि नहीं होगा वो दूर की बात है। नहीं, आगे बढ़े, पढ़ो। अच्छा एक बात बताइए, पहले ट्रायल में कुछ एविडेंसेस रखे गए, तो क्या उस एविडेंसेस को अगले ट्रायल में भी एविडेंस माना जाएगा? यस, वही लिखा हुआ देख लो, ट्रायल है ना कहीं वर्ड, ट्रायल है प्रोसीडिंग से, प्रोसीडिंग मतलब ट्रायल। आप जानते हैं एक केस में बहुत सारे ट्रायल होते हैं, जैसे 10 बार प्रोसीडिंग हुआ, 20 बार प्रोसीडिंग हुआ, तो पहले दिन में जो तुमने प्रूफ कर दिया चीज़ों को, वो बाद में भी यूज हो सकती हैं, बार बार आपको एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं जो मैंने बता दिया। अब आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन देख लो। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है कि जब भी ओरल एविडेंस होगा तो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, वो हियर से और इनडायरेक्ट होना नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने बता ही दिया था, अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट्री है तब तो डॉक्यूमेंट्री से ही होगा, है ना, लेकिन अगर वो नॉर्मल फैक्ट है तो ओरल एविडेंस भी चलेगा और बताओ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी चलेगा। इनका लैंग्वेज टफ है, जो मैंने बताया वो फिर भी बहुत आसान है कि नहीं? और ओरल एविडेंस अगर हुआ तो हमेशा डायरेक्ट ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ओरल एविडेंस हमेशा देखा जाए तो आई विटनेस का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आई विटनेस का होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब हेडिंग बोलो। ऐसे जनरल रूल है कि थर्ड पार्टी का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन कभी कभी थर्ड पार्टी की बातें भी रिलेवेंट हो जाते हैं। तुमने डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे में देखा था, टेलीफोन ऑपरेटर की बात भी क्या मानी गई? रिलेवेंट मानी गई। आइए, पहला आ गया ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। जैसे कोई फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट है, कोई साइंस का है, आर्ट का है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, फिंगर इंप्रेशन वाले लोग होते हैं, तो क्या इनके गवाही को भी बहुत महत्वपूर्ण गवाही माना जाएगा? अरे यहाँ तो बस आपके रिवॉल्वर पे आपके हाथ का इंप्रेशन आ जाए और वो प्रूफ हो जाए, तो प्रूफ करने वाला तो कोई एक्सपर्ट ही होगा, है ना, फोरेंसिक वाला जो कहते हो। हैंड राइटिंग वाला बता ही दिया था कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ऐसे तो तीसरे आदमी है, लेकिन उसका गवाही तो मेन मान लिया जाएगा। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर में आपको याद होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है। अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पकड़ेगा या सर्टिफाइंग अथॉरिटी? तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोल दिया कि हाँ इन्हीं का डीएससी है, तो मान लिया जाएगा कि आप ही का डीएससी है। समझ में आ गया? तो 3 लोग बताओ कौन कौन? एक्सपर्ट और बोलो। चलो आ जाओ भाई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर लें। अब सबसे पहले बताइए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट आप किसके सामने रखते हैं? कोर्ट के सामने। क्यों? ये साहब देख लीजिए आप इसको, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है याद रखना, द वेरी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, मतलब ओरिजिनल कॉपी। लिखो ब्रैकेट में ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल कॉपी लिखो, ओरिजिनल कॉपी। और इसी को बेस्ट एविडेंस माना गया है। अरे ओरिजिनल कॉपी से अच्छा क्या होगा? नहीं। और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है भाई? ये होता है सर्टिफाइड और कंपेयर्ड कॉपी, फोटोस्टेट, ये सब। जैसे तुम लोग का एडमिशन होता है सीएस इंस्टीट्यूट में, बहुत बार 11 12 का सर्टिफिकेट मेरे से स्टैम्प मरवा के ले जाते हो, बच्चा अटेस्ट कराता है ना मेरे से, फिर वो अपलोड करता है, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है, वो क्या होता है? कंपेयर्ड। मैं उसमें लिखता हूँ ना अटेस्टेड टू बी अ ट्रू, तो मैं लिखता हूँ अटेस्टेड टू बी ट्रू, फिर साइन मारता हूँ, स्टैंप लगाता हूँ अपने फर्म का, तब आईसीएसआई उसको एविडेंस समझता है, अदरवाइज उसको एविडेंस समझेगा ही नहीं। तो बताइए ज़्यादा अच्छा एविडेंस कौन होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। और देखो यहाँ पर सेक्शन 65 बड़ा भयंकर ढंग से लिखा है कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है तो आपको प्राइमरी ही देना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी ही बेस्ट एविडेंस माना गया है। क्या माना गया है? बेस्ट एविडेंस माना गया है। सेकेंडरी तब चलेगा जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, चूंकि वो खो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है ना, मतलब कुछ भी है आपके पास नहीं है। अगर आपके पास है तो प्राइमरी लेकर आइए। अब आप बोलोगे सर खो गया तो एफआईआर की कॉपी दिखा, नहीं तो ऐसे बोलोगे सर फोटो स्टेट लाए हैं, ओरिजिनल घर पे है, तो कहा अगला तारीख पहले घर से लाओ जाओ। तो हमेशा ये समझ लेना, कोर्ट वोट में कहीं भी जाना तो ओरिजिनल कॉपी लेके जाना। वो ओरिजिनल कॉपी को ही क्या समझते हैं? बेस्ट एविडेंस समझते हैं, है ना। बाकी अगर तुम्हें जमा करना, बोलो सर ओरिजिनल कहाँ कहाँ बांटता फिरूंगा, जमा करने के लिए फोटो स्टेट कॉपी दे दो। लेकिन कोर्ट के सामने, जैसे कोर्ट नहीं, कोर्ट ऊपर बैठा रहता है, टेबल पे रखा जाता है, तो वो ज़्यादातर क्या होता है? ओरिजिनल। याद रहेगा। चलिए जी, हेडिंग बोलो।
अब इसमें कुछ केस लॉज हैं, इसको दो पार्ट में बांट दो, 93 अलग 97 अलग, 93 अलग 97 अलग कर दिया। चलो 93 पर हो तो दो ही लाइन का है। ये थोड़ा टफ है। चलिए पहला देखो, ये बोला कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज एम्बिगियस है, एम्बिगियस का मतलब कंफ्यूजिंग, कहीं लिखा होगा कंफ्यूजिंग, लिखो तो कंफ्यूजिंग, एम्बिगियस का मतलब कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं, ठीक है, लिखा कंफ्यूजिंग, एम्बिगियस का मतलब कंफ्यूजिंग। अगर लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है तो फिर उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक नया केस बना देगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। मैंने बोला कि अगर किसी डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज एम्बिगियस है, एम्बिगियस का मतलब कंफ्यूजिंग है, उसको अगर तुम एविडेंस के तौर पे प्रस्तुत करोगे तो तो मालूम चला एक नया इशू क्रिएट हो जाएगा। कहा इस केस को छोड़, पहले ये देखते हैं कि ये क्लियर क्या है। ये अजीब बात नहीं है। जैसे इस केस में देखो क्या हुआ, अमर ने लिखा कि बिजॉय को मैं हॉर्स बेचूंगा अपना, और बेचूंगा या तो 2000 में या 3000 में। ये क्या समझेंगे, 2000 में 3000 में क्या मतलब हुआ, नहीं समझे। ये अजीब नहीं लिखा है, पहले बताइए आप। हॉर्स बेचूंगा ये सर्टेन है, लेकिन कितने में बेचूंगा ये सर्टेन नहीं है। तो अच्छा बता, हॉर्स वाले बात पे एविडेंस होगा कि हाँ हॉर्स बेचने की बात थी, पर कितने पैसे में बेचने की बात थी, इस बात के लिए ये डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में खुद ही क्लियर नहीं है कि 2000 है या 3000। नहीं समझ में आया। अच्छा बताओ, हॉर्स के मुद्दे पे ये चलेगा, हाँ, लेकिन किसके मुद्दे पे नहीं चलेगा, मनी के मुद्दे पे ये चलेगा नहीं, है ना। तो कहीं ब्रैकेट में लिख लो, हॉर्स के लिए इन द मैटर ऑफ हॉर्स इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, बट इन द मैटर ऑफ रुपीज या प्राइस इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। कोई दिक्कत, चले आगे चलें। चलो सेक्शन 97, तुमको 97 पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ये टफ है। बिना पढ़े कुछ नहीं होता दुनिया में, याद रखिएगा। पढ़ लिया। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल है, उसको समझना। इस केस में क्या हुआ सो सुनो। इस केस में तुमने लैंग्वेज ऐसा लिखा कि कुछ मामलों में तो सच है, पर कुछ मामलों में वो ठीक नहीं है, और इस तरीके से लिखा कि मालूम चला दोनों ही तरफ कुछ ना कुछ दिक्कत है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ए ने बोला कि मैं तुम्हें अपना जमीन बेचूंगा जो दिल्ली में है, जो अभी किसके हाथ में है, वाई। अब इसमें दो तीन चीजें बोली गई हैं, एक तो लैंड के बारे में बोली गई कि लैंड, दूसरा ये कि दिल्ली में है, और तीसरा कि वाई के अभी पास है, वाई के पास जो ज़मीन मैंने रखी हुई है वो ज़मीन मैं तुम्हें बेचूंगा। अब चक्कर क्या है, एक बात तो सही है कि ए के पास दिल्ली में लैंड है, ये बात तो सही है, लेकिन दिल्ली वाला लैंड वाई के पोजीशन में नहीं है, और जो वाई के पोजीशन में है वो मुंबई में है। नहीं समझ में आया, मतलब इस बात समझ में आ रहा है। इसमें एक बात सच हो गई कि लैंड है, लेकिन उसके आगे जो लिखा वो सही नहीं निकला। उसने बोला कि दिल्ली में जो मेरे पास लैंड है वो भी वाई के पोजीशन में है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब वो गया दिल्ली में लैंड तो मिला पर वाई के पोजीशन में नहीं मिला।
अच्छा, वाई की पोजीशन में लैंड मिला, लेकिन वो दिल्ली में नहीं मिला, मुंबई में मिला। नहीं समझ में आया? ये कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन नहीं हो गया? तो इसमें क्या चीज तक का एविडेंस चलेगा पहले बताइए? लैंड का चलेगा कि लैंड तो है भाई, लैंड का तो सेल डीड हुआ हुआ है, अब लैंड तो देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वाई वाला होगा, दिल्ली वाला होगा, मुंबई वाला होगा, इसको लेके थोड़ा सा मामला फंस गया। तो देखो तो एविडेंस किसके लिए उठाया है? एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग दैट विच लैंड ही मीन टू सेल। तो इतना तो ये बता दिया था कि दिल्ली वाला लैंड बेचूंगा, इतना तो सही है। बताओ, अरे इतना तो सही हो ही गया, ये दिल्ली का लैंड बेचूंगा, इतना तो सही है, इतना तक का तो प्रूफ बन ही जाएगा ये। हाँ, वाई वाली बात का प्रूफ नहीं बन पाएगा, नहीं समझे? बाकी दिल्ली तक का तो कहानी चल जाएगा कि दिल्ली में एक लैंड इसको बेचना था, है कि नहीं? चलो हेडिंग बोलो। आइए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सेक्शन 65A कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स चल दिख गया तो याद रखना उसको भी यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रूव। और उसके लिए कौन सा सेक्शन में जाइए आप? 65B। 65B साफ साफ बोल दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में है तो भी उसको डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो मैंने बताया नहीं, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज एट पार एज विद फिजिकल डॉक्यूमेंट। ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ही बोल चुका है ना? अब जल्दी से इसको पढ़ो तो क्या हुआ? केस केस जल्दी पढ़ो। D2H वाले बच्चे आंसर करो। कहानी बस एक था, जिस स्टैम्प पेपर पर सारी बातें लिखी गई थी उसको स्कैन करके कहाँ रख लिया गया था? कंप्यूटर में। तो क्या वो माना जाएगा एविडेंस? माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? चलिए जी, अब आइए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। चलो अब ये समझो, पहले हेडिंग बोलो तो। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ही सबूत बन जाता है, नहीं समझ में आया? कभी कभी सर्कमस्टांसेस ही क्या बन जाता है? सबूत बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे कोई ओरल एविडेंस वाला ना हो, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशन, सिचुएशन बिकम्स द एविडेंस। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मालूम चला कि घर में हल्ला फैला हुआ है कि फ्रिज में रखा हुआ था आइसक्रीम कौन खाया भाई? गायब है, न किसी ने आइसक्रीम खाते फ्रिज से निकालते देखा और न वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो एविडेंस तो मिलने से रहा, है ना? लेकिन एक बच्चा उस घर का लगातार छींक रहा है जोर जोर से, और वो कभी छींकता नहीं है, और उसके बारे में इतना पता है कि कभी वो ठंडा खा ले तो छींकने लगता है, उसे एलर्जी है, और लगातार एकदम उलट पुलट गया है छींक छींक के। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि लग रहा है कि कुछ कहानी इधर ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? तो बहुत बार देखिए, कोई आदमी एविडेंस नहीं बना, कोई कुछ नहीं है, ना कोई चीज है ना कोई आदमी है, सर्कमस्टांसेस ही क्या बन गया? एविडेंस बन गया। जैसे एग्जांपल देखो, इधर देखो, मालूम चला कि मैं रात में अपने ऑफिस को बढ़ा के घर आ रहा था, तो मेट्रो के सामने 2 मिनट के लिए से खड़ा हो गया। मैंने क्या देखा कि ये बच्ची भाग रही है, ठीक है, हाथ में पूरा खून खून, इस सब पूरा खून खून है इसके, और ये भाग रही है। मुझे देख, गुड नाइट सर, वो भाग रही है। मैंने कहा भाई ऐसे क्या? मैं ठीक है, थोड़ा देर आगे जाके बढ़ा तो मैं देख रहा हूँ भीड़ लगी हुई है और एक आदमी की हत्या हुई है। अब बताइए सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं? यही मार के भागी है। क्या नाम है? काजल, कि काजल ने लाल काजल लगा दिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूं? अब देखिए, हो सकता है ये ना की हो सकता है कि जब ये कोर्ट में जाए तो ये क्या बोले कि सर जहां मैं मेट्रो से उतरी एक आदमी जिसको चाकू लगा था वो मेरे बॉडी पे गिर गया, और बॉडी पे गिरा तो पूरा खून मेरे पर आ गया, और मैं घबरा गई तो भागने लगी, ऊपर सर दिख गया, गुड नाइट बोलना तो नहीं छोड़ा मैंने। ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि नहीं हो सकता पहले बताइए। लेकिन मैंने बस इतना पूछा कि मैं अगर ये बोल दूं कोर्ट में जाके कि मैंने इसको भागते तो देखा था और खून खून हुई भी थी और वहीं से भागी थी जहां पे मर्डर हुआ है, तो ये सर्कमस्टांसेस को एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। अब एविडेंस ही प्रूफ होता है कि नहीं होता है दूर की बात। बात समझ में आया कि नहीं आप? पहले बताइए आप। तो देखो यहां लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ही पढ़ लो ना।
फ्रॉम द एविडेंस दैट द काजल वाज सीन रनिंग अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ क्राइम, अ जज मे इन्फर दैट द पर्सन मे हैव कमिटेड द क्राइम, है ना। तो इसमें बताइए, इसमें क्या होता है, कोई आदमी है, सामान है, या इवेंट्स और सिचुएशंस हैं? आसपास के सिचुएशन। अच्छा, आसपास के होने चाहिए, बहुत दूर के भी नहीं होने चाहिए। जैसे दिल्ली में मर्डर हो, उस समय वो मुंबई में भागते हुए नजर आ रही है, तो कोई मतलब है क्या? क्या पता फिल्म की शूटिंग से आ रही हो, वहां पे वो टोमेटो केचप लगा के आ रही हो। तो भाई थोड़ा उसी जगह के आसपास, उसी जगह के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये एविडेंस तब यूज होगा जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। सबसे पहले जो सरकमस्टांसेस है वो सही ढंग से इस्टेब्लिश होना चाहिए। जैसे मैंने कोर्ट ने पूछा कि तुमने काजल को ही भागते देखा था, काजल जैसी हिम, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो कान, लड़की जैसी भी दिखी, तो हाँ काजल, इसका मतलब समझे, तुम सर्कमस्टांसेस को भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो खाक वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस बनेगा? अरे कम से कम वो तो प्रूफ हो। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए। दूसरा, सर्कमस्टांसेस क्या हो, कॉन्क्लूसिव नेचर की हो, प्रिजम्पटिव नेचर की नहीं हो। प्रिजम्पटिव मतलब कि सर काजल भी उसी वक्त उधर से निकलती है, क्या पता वही, अरे उसी वक्त निकलती है, प्रिज्यूम्ड है, क्या पता उस दिन वो ऑफिस ना गई हो, क्या पता उस दिन हेलीकॉप्टर से आई हो वापस, क्या, तो कुछ भी हो सकता है भाई। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सी पॉइंट, कोई और का नाम पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई और का हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, एक फिल्म आई थी, फिल्म से हम बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। क्या कूल है हम, ऐसे कह तुम लोग के जनरेशन के हिसाब से बहुत पुरानी फिल्म हो गई। क्या कूल है हम देखे हो? क्या कूल है हम, अगर आप देखना चाहें तो देखें, आप देख लेना। फिल्म एकता कपूर की है, वो थोड़ा सा लिमिट पार है उसमें, है ना। कहानी अच्छी फिल्म है, मतलब आज के ज़माने के हिसाब से जस्टिफाइड है। पहले जिस समय में वो फिल्म बनी थी उस समय तो वो काफ़ी मुश्किल में था वो फिल्म। तो उस फिल्म में क्या होता, तुषार कपूर है ना, जो हीरो बनना चाहा काफ़ी दिन तक, सुनिए, वो सिर्फ गोलमाल के लिए ठीक है वो नहीं। तुषार कपूर का कुछ सिचुएशन ऐसा था कि जहां भी किसी लेडी का मर्डर होता था उसके आसपास वो पाया जाता था। बात समझ में आ रहा है? अगर वो फिल्म देखा होगा तो एक्चुअली वो मारने नहीं जाता था, मैंने किसी वजह से, कभी कभी होता है लाइफ में कि दिन खराब हो तो वो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है कि नहीं। तो बेचारा मतलब कहीं भी जाए और वही मर्डर हो जाए, तो सबको मतलब पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसके खिलाफ हो गया कि भाई सब जगह मर्डर हो रहा है, सब जगह तुम ही हो यार, और तुम्हारा कुछ आदत भी इसी ढंग का है। उस फिल्म में दिखाया गया आदत भी अजीब ढंग का करता था वो, ठीक है, लेकिन उसने मर्डर कहीं किया नहीं था। उसको जेल भी होने लगता है, पुलिस की गाड़ी उसको लाने भी जा रही होती है, सब कुछ हो गया, वो जेल था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। उसी बीच में एक आता है राजपाल यादव, और वो पुलिस को जाके बोलता है ये सारे मर्डर मैंने किए हैं। तो कहा तुम तो इतने छोटे मोटे लगते हो, तुम कहाँ से मर्डर करोगे? तो कहा है कि वो टिफिन लेके आया था, कहा था इसमें जितनों को मारा ना, कहा कहाँ किसी उंगली किसी का काटा था, अच्छा यहाँ पे उंगली, ये लीजिए उंगली। वो पूरा सबूत लेके आता है कि मैंने ही सबको मारा। तो उससे पूछा कि तुम क्यों मारे सबको? तो कहा मैं, देखिए आपको मालूम नहीं है, गरीब आदमी का नाम न्यूज़पेपर में 2 ही बार आता है, या तो मरने के बाद या तो क्राइम करे। तो मैंने सोचा कि मरने के बाद क्या ही नाम लाऊं, क्राइम ही करता हूं। तो मैं बस न्यूज़पेपर में आने की वजह से कि पॉपुलर हो जाऊंगा, फिर नेता बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। वो कॉमेडी फिल्म है तो इसलिए तो राजपाल यादव बोले तो कॉमेडी बोले, लेकिन देखिए राजपाल यादव के आते ही वो रिलीज हो गए, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर एक्चुअल एविडेंस क्या पड़ेगा, भारी पड़ेगा ना, नहीं समझे? तो कोई और पर्सन की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी और पर्सन की पॉसिबिलिटी हुई तो फिर इस आदमी के खिलाफ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो फेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा? फेल। याद रहेगा? चलो जी बताओ, प्रिजम्पशंस, जल्दी पढ़ो, प्रिजम्पशन क्या होता है? अच्छा, प्रिजम्पशंस को भी एविडेंस माना जा सकता है कुछ हद तक, मतलब जो यहाँ साफ साफ लिखा है, प्रिजम्पशन कोई बहुत बड़ा एविडेंस नहीं है, लेकिन एक प्राइमा फेसी केस तो बना ही देगा। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, एक स्पीडिंग कार ने एक आदमी को रौंद दिया, मतलब कार उसके ऊपर चढ़ गई, और
जिस समय कार उसके ऊपर एक्सीडेंट हुआ, बस आदमी सब दौड़ा, देखा एक गाड़ी भाग रही, तो हो सकता है प्रिजम्पशन क्या हो रहा है, उसी गाड़ी ने मारा। नहीं समझ में आया? उसी गाड़ी ने मारा। जैसे एकाएक हल्ला हुआ, लोग देखने के लिए गए, देखने ऐसे देखा एक कार बजा रही, ऐसे स्पीड में भाग रही कार, तो चांसेस हैं कि उसने, चांसेस हैं, है ना, ये प्रिजम्पशंस हैं। प्रिजम्पशंस को भी, जो प्रिजम्पशन से केस तो बन जाएगा, एविडेंस के तौर पे यूज हो ना हो थोड़ी दूर की बात है, उससे प्रूफ हो या ना हो वो दूर की बात है, लेकिन ये जरूर है कि क्या बन जाएगा एग्जैक्टली, एविडेंस, मतलब एविडेंस तो नहीं माना है, क्या माना है उसको, प्राइमा फेसी केस, मतलब केस तो बन जाएगा उस पर, क्या बन जाएगा, केस। इसलिए मैं तुम लोग को सिखाता हूँ कि दुनिया बहुत बुरी है, और ऐसे भी रात का समय जो होता है वो राक्षसों का माना जाता है। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, मैं तो लड़का होने के बावजूद रात में नहीं निकलता हूँ ज़्यादा, 8 साढ़े 8 9 बजे के बाद मैं निकलता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि चक्कर क्या है, राक्षस का समय है, कौन कहाँ किसका हत्या कर रहा है, हम वहाँ से घूमते हुए नाइट वॉक करते हुए आ रहे, आइला मर्डर होते देख लिया, अब उससे जो मर्डर हुआ तुम हो गए आई विटनेस, ये बेचारा आई ही तुम्हारे खिलाफ हो गया, अब वो तुमको नहीं छोड़ेगा, एक और कर ही देता हूँ आज। दिन में बहुत लोग होते हैं, बचने के चांस हैं, क्योंकि आप ही नहीं देखेंगे 100 लोग और देखेंगे, नहीं समझे, तो आपकी गिनती बाय स्टैंडर्ड में हो जाएगी, नहीं, लेकिन रात में आप अकेले होंगे और कुछ भी हो सकता है। एक बार मैं इंडिया गेट के आसपास लगभग मुझे वो पैसा छीनता, क्या करता क्या नहीं करता वो दूर की बात, इंडिया गेट है ना जो आपका वो हेक्सागन बोलते हैं, गोल गोल जो घूमता है, उसके बाद जितना भी आईटीओ की तरफ रोड सब आती है सब सुनसान है, रात में आप जाएंगे वहाँ कुछ नहीं, सरकारी बिल्डिंग सब है और एक आदमी नहीं दिखेगा। मुझे याद है वहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश का भवन है ना, अरुणाचल प्रदेश का ना, आंध्र प्रदेश भवन, आंध्र प्रदेश भवन में मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ कभी कभी, तो आंध्र प्रदेश भवन में मैं वहाँ से सोचा कि इतना खा लिया था मैंने, क्योंकि वहाँ अनलिमिटेड खाना है, तो मैं इतना खा लिया पूरा, है ना, अनलिमिटेड तो पूरा खाऊंगा, जब तक लगा कि यहाँ तक नहीं आ गया मैं खाता रहा। खाने के बाद जब मैं लौट रहा था मैं सोचा पैदल ही चला जाता हूँ, वहाँ से आईटीओ पैदल आ जाता हूँ, अरे पैदल चल लेते हैं ना, तो मैं पैदल आता तो कोई नहीं था, मैं अकेला, और गर्मी का मौसम में हाफ शर्ट पहनता हूँ मैं, तो हाफ शर्ट पहना हुआ था। अब यहाँ पे वो मेरा जो क्या पहनते हैं गोल्ड का, ये नहीं, ये तो अलग है, कड़ा, मैं जनरली कड़ा पहनता हूँ, सैटरडे संडे पहनता हूँ, है ना, तो अच्छा पता चल गया, फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने बोला नो टाइड है, ठीक है आप जा सकते, ठीक है। तो वो मैंने कड़ा पहना हुआ था, हाथ में उस समय मेरे आईफोन था, उस समय आईफोन भी था मेरे पास और सैमसंग का भी फ़ोन था, वो था, ये है ना, उसके बाद चेन भी पहना हुआ था मैंने, है ना, उसके बाद सुनिए, उसके बाद हाथ में मोबाइल, वो सब कुछ देख लिया, क्या किया, मेरे साथ साथ पीछे पीछे चलने लगा, और मैं इन सब मामले में बड़ा रिस्पॉन्सिव हूँ, मैंने जहाँ देखा वो मेरे साथ साथ चला, मैं समझ गया कि अब कुछ भी कर सकता है, एक आदमी नहीं उस रोड पे, सिर्फ गाड़ियाँ आ जा रही हो, गाड़ी तो जानते हो, मैंने तुरंत इस लेन से उल्टा लेन में मैं जाने लगा, रोड क्रॉस करने लगा, फिर वो भी रोड क्रॉस करने लगा, तब तो मैं समझ गया कि अब कहानी मेरा, एक्चुअली वो ले उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाकू मार देगा, कौन देखने वाला, अगला बैच कौन पढ़ाएगा, ये भी तो बात है, अरे बच्चे भी तो हैं मेरे इतने। तो सुनिए उसके बाद क्या हुआ कि मैं बीच रोड पे खड़ा होकर, मैं डर जाता हूँ तुरंत, अब डरना जरूरी है, इसलिए कहते कभी डरना जरूरी है, तुरंत मैं ऐसे किया और उधर से जो ऑटो आ रहा था उसको रोकने की कोशिश, ऑटो वाला साइड से निकल गया, आप बताइए, साइड से निकल गया, है ना, उसमें पहले से पैसेंजर बैठा, अरे भाई मैं पैसेंजर नहीं बनना चाहता, बचा, कोई नहीं था वहां पे, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, वो प्रिपेयर्ड है, हम नहीं जीत पाएंगे, कितना भी बॉडी बना लो, कितना भी मार लो, प्रिपेयर्ड है, कुछ भी होगा वो गोली भी मार सकता है तुमको, वहां हीरोगिरी नहीं चलता, फिल्मों में चलता है ये सब। फिर मैं इधर से उल्टा एक ऑटो स्पीड में जा रहा था, मैंने जोर से चिल्लाया, ऑटो भगवान का रूप ही था मेरे लिए, वो बहुत दूर जाकर रुका, मैं दौड़ते दौड़ते गया उस ऑटो में बैठा, मैंने बोला लक्ष्मी नगर, दाम वाम पूछूंगा मैं, फेयर वेयर थोड़ी तय करूँ कितने में चलोगे, ये लक्ष्मी नगर लेके आया, जब मैं उतरने लगा तो मैंने उसको अपने मन से 400 रुपया दे दिया, वैसे होता 50 रुपया, मैंने कहा, उन्होंने बोला सर 400 रुपया, मैंने कहा तुमको नहीं मालूम है, तुम में आज भगवान थे, मुझे बचा लिया तुमने, समझे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरा मानना रात वात के समय में ज़्यादा निकलना नहीं चाहिए, कुछ लोग रात में ही निकलते हैं मिलने के लिए, वही नहीं मिलेंगे, कुछ और लोग भी मिल जाते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। आप देखो एक बात और, बहुत बार ऐसा नहीं हो सकता, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, प्रिजम्पशंस तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो फिर हम ऐसे जगह पे क्यों जाएं। बहुत लोग एकांत खोजते हैं, अरे एकांत में ठीक है, सब कुछ अच्छा है,
लेकिन एकांत में कुछ और मिल गया तो इसलिए हाँ, इसलिए भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाइए। आइए स्टॉपल, बोलो स्टॉपल का मतलब क्या होता है? सब पढ़ाया हुआ तुम लोग को, लिखो टू बी स्टॉप्ड, 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 टू बी, ओह फंस गया था, स्टॉप। आइए अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शांति शांति शांति, सुनो 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 सुनो, इधर देखिए, इधर देखो। मालूम चला कि ये बच्चा मुझे बहुत ही मासूम लगा। अब मुझे लगा ये मासूम नहीं, उससे बढ़ के बेवकूफ़ है। ये मुझे बोला सब मुझे पसीना बहुत आता है। मैंने कहा एक काम करना, कल सिखा देता हूँ, कल छत पे चले जाना, दिन में ना 2 बजे धूप होगा भयंकर, धूप में खड़े हो जाना, पसीना सूख जाएगा। नहीं समझे आप? बताओ मैंने कैसा रिप्रेजेंटेशन इसको किया है? मिसलीडिंग है ना? धूप में पसीना सूखता है कि और पसीना आता है? ये बेवकूफ़ धूप में, वो भी लगभग निम्न कपड़े में ही गया जितनी इसको जरूरत थी। छत पे जाके खड़ा हो गया, आजा धूप, सुख सुख, पसीना पसीना, मालूम चला लू लग गया, स्थिति खराब। अब इसके माता पिता ने पूछा कौन कहा था भाई तुमको? सर कहे थे। अब बताइए क्या मैं डिनाई कर सकता हूं, या इसका जितना भी अब इलाज उलाज की बात आएगी सब मुझे देना पड़ेगा, है ना? यू विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग कि आपकी वजह से उसको नुकसान हुआ, क्योंकि सच में आपकी वजह से नुकसान हुआ। नहीं समझ में आया आपको? है ना? कोई मालूम चला मोटरसाइकिल सीख रहा है, बाइक सीख रहा है चलाना, अच्छा बाइक में ब्रेक किस साइड होता है? इस साइड होता है, उस साइड होता है? राइट साइड ब्रेक और लेफ्ट साइड क्लच। अरे हैंड वाला भी होता है ना, मान लो। ये चलो स्कूटी चलाना सिखा रहा हूँ, बात समझ में आ गया? कुछ ऐसे ही है ना, दोनों साइड होता है। अच्छा सुने, चलो बाइक का ले लेते हैं, बाइक में किधर होता है? बाइक में राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है? क्लच व्लच होता है। मैंने उसको उल्टा समझा दिया, उल्टा समझा दिया, आगे जाके धराम, आगे जाके धराम। अब उसके नुकसान का भरपाई मुझे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो इस बात का ध्यान, इसी को बोलते हैं स्टॉपल, टू बी स्टॉप। अगर आप डिनाई करोगे तो आप बचने वाले नहीं हो, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन बोलो, एक तो रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे मैंने बोला ना रिप्रेजेंटेशन, जाओ धूप में खड़े हो जाओ, है ना, पसीना सुखाओ। दूसरा, अदर पर्सन इतना बेवकूफ था कि वो एक्टेड अपॉन भी कर दिया। एक्टेड अपॉन का मतलब एकदम धूप में खड़ा हो गया पूरा एकदम। चलो अगला, और क्या वो एक्शन उस बेचारे के खिलाफ गया? डेट्रीमेंटल का मतलब खिलाफ, बोलो क्या खिलाफ गया? तो याद रखना, उस केस में याद रखिएगा, अगर आपके वजह से नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। यू विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट कि आपके वजह से नुकसान तो हुआ आपकी वजह से, यू हैव टू कंपनसेट। इसका एक मैक्सिम है, मैक्सिम पढ़ो तो, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, क्या है? एलिगेंस कॉन्ट्रेशिया नॉन एस्ट ऑडेंडस। क्या ये कौन अरबी बोल रहे हैं आप? है ना, अरबी नहीं है, फिर से पढ़ो। एलेंगस, एलेगंस, हाँ एलेगंस कॉन्ट्रेशिया नॉन एस्ट ऑडिटेंस। अभी तुम लोग का ब्रेक होगा ना, ब्रेक में बाहर लंच करने जाओगे, दुकान वाले को ही बोलना एलेंगस कॉन्ट्रेनिया नॉन एस्ट, फॉरेनर फोटो खिंचवाऊंगा, है ना? आज जाके बोलना तो किसी को। इसका मतलब क्या होता है पढ़ो? अ पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्रैरी फैक्ट शुड नॉट बी हर्ड। तुम्हारे वजह से नुकसान हुआ है, अब तुम्हारा हम कुछ भी सुनेंगे नहीं, चुपचाप कंपनसेशन दो। चुपचाप क्या दो? कंपनसेशन दो। इसमें हम कुछ सुनने उनने वाले नहीं हैं। स्टॉपल कितने तरीके का होता है? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं पूछा, सातों का नाम बोलो। पढ़ लिया? तो स्टॉपल में 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आएगा, उसके हिसाब से मैंने लिखवा दिया, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म, है ना? अब है ब्रेक का टाइम।